शुरुआत एक कार एक्सीडेंट से होती है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड सपना देख रही होती है कि उसके भी बच्चे होंगे और उसका चाहने वाला अपना पति उसको बहुत ज्यादा प्यार करता होगा। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके सामने कोई बैठा था जो उसे कह रहा होता है कि अगर तुम 1 मिनट जरा सा भी लेट होती तो मैं तुम्हारा सर यहीं पर कलम कर देता। ये हमारी कहानी की फीमेल लीड है जो कि एक मेड होती है। वो मैं सोच रही होती है कि उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा सपने में कि उसे सर्वाइवल करने के लिए इस सिनेरियो से गुजरना पड़ेगा। वो कहती है कि मेरी इसी का ही लाइफ तो बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, लेकिन अभी भी उसे लग रहा था कि वो शायद से एक सपना देख रही होती है। और वो सपने में भी कहती है कि मेरे मॉम ने सीखा था मुझे इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था। ये होटल वाला जॉब तो बहुत ज्यादा बेकार है, मैं इस होटल में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती। लेकिन अभी जो उसके सामने था उसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान थी। उसे लग रहा था कि शायद से अभी वो सपना दिख रही है और कल रात को वो होटल में काम करते वक्त कोई एक कोरियन ड्रामा देख के वो सो गई हो। लेकिन जब उसे होश आता है तब उसके सामने कोई बैठा था। ये कोई किंग या फिर प्रिंस जैसा लग रहा था। वो गहरी और ठंडी आवाज में कहता है कि जल्दी से इसे साफ करो। उसे पहले कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो कपड़े को फिर से पानी में भिगो के उसे पोंछने जाती है और अपने मन में ही सोच रही थी काश मेरी अपनी माँ की बात मान ली होती और मैंने कोई अच्छा सा और नॉर्मल जॉब चुना होता। ये जॉब तो मुझे अपने सपने में भी हॉन्ट कर रहा है। सच कहूँ तो मुझे अभी महसूस हो रहा है कि मैंने सच में कोई रॉन्ग बात चूज कर लिया है। लेकिन जैसे वो प्रिंस के हाथों में वाइफ करने जाती है उसे मालूम पड़ता है कि उसके हाथ तो कटे हुए थे और उसके हाथों से ब्लड बाहर आ रहे थे और अब वो उस हाथों को देखने लगती है। लेकिन तब वो प्रिंस उससे कहता है क्या तुम इसे पोंछने नहीं वाली हो। तब वो फिर से उसके हाथों को पोंछने लगती है। लेकिन जैसे वो उसकी चेहरे को देखती है तब वो कहती है कि तो काफी ज्यादा हैंडसम है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। लेकिन तभी वो रेड आई वाला प्रिंस उसे कहता है चिल्लाते हुए कि चलो ठीक है तुमने अपने काम कर लिया, अब दफा हो जाओ यहाँ से। तब वो सुन के कहती है कि ठीक है मैं अपने शब्द को वापस लेती हूँ, ये बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं है। इंसान चाहे जितना भी हैंडसम क्यों ना हो, अगर वो किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो मेरी सूची से बिल्कुल बाहर है। जिसके बाद वो कमरे से बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे वो बाहर आती है आसपास के सारे मेड उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान थे। सब लोग इस तरीके से चेहरा बना रहे थे कि जैसे कि उन लोगों ने किसी भूत को देख लिया हो। अरे देखो ये तो रोज है, ये जिंदा कैसे वापिस आ गई। हमारी मेल लीड बहुत ज्यादा हैरान थी कि ये लोग मुझे बोल रहे क्या मेरा नाम रोज है। तब एक लड़की बहुत ज्यादा चिंता में दौड़ते हुए आके रोज को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि क्या रोज तुम ठीक हो और कैसे तुम वहाँ से जिंदा वापस आ गई। रोज इन सब को देख के बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग इतना ज्यादा ड्रामेटिक कैसे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये सपना है तो वो सारे लोगों को महसूस कैसे कर पा रही है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ टूटने की आवाज आती है। वहाँ पर एक बटलर होता है जिसका चश्मा टूट गया होता है। वो रोज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान था। वो अपना मुंह खोल के कहता है कि रोज अभी तक तुम मरी क्यों नहीं। तब दूसरे में उसे डांटती है और उसे कहती है कि वो ऐसी बातें ना करे। लेकिन रोज इन सबको देख के काफी ज्यादा हैरान थी कि ये लोग इतना ज्यादा ड्रामेटिक कैसे हो रहे हैं। तब उसकी मेमोरी क्लिक होती है और उसे पता चलता है कि वो तो कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और अभी वो जिस लड़की की बॉडी में उसका नाम रोज है और वो बैरन ईस्टोरिन की बेटी है। रोज के माता पिता के निधन के बाद रोज यहाँ पर क्राउन प्रिंस के महल में एक नौकरानी के तौर पर काम करती है और कल से इसने क्राउन प्रिंस के मेड के तौर पर काम को ज्वाइन किया है। अब रोज की मेमोरी हमारी मेल लीड के ब्रेन में जैसे जाती है उसका दिमाग चिकरा जाता है और इतना सब कुछ झेलने के बाद और जानने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। खैर अब जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग उसका होश आता है वो बहुत ज्यादा पगलाई हुई होती है। उसको तो अभी खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो फिर से रीबोर्न हो गई किसी और दुनिया में आ चुकी है। लेकिन उसको लग रहा था कि शायद से वो कभी भी सपना देख रही है या फिर पागल हो गई है। इसलिए अगर वो पागल ना हो इस चीज को साबित करने के लिए वो आसपास बहुत सारी चीजें ढूंढने लगती है। लेकिन मैं जाहिर सी बात है कि उसे वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिसे वो साबित कर सके कि वो अभी भी पागल नहीं हुई है। तभी उसके सामने एक टेबल पर एक बुक मिलता है। उस बुक को देखते हुए कहती है कि इस बुक से साबित होगा कि मैं सच में पागल नहीं हुई हूँ। लेकिन जैसे वो बुक के पास जाती है और बुक को टच करती है उसमें से एक बहुत ही तेज रोशनी बाहर आती है। जब वो उस बुक को ओपन करती है तब उसे मालूम पड़ता है कि जो रोज मर चुकी है उसने इस बुक के अंदर काफी सारे कुछ लिख के गई थी। वहाँ पर लिखा था कि वो सुबह 6 बजे उठती है और 7 बजे वो क्राउन प्रिंस को नाश्ता देती है, जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस का आउटनिंग में मदद करती है। लेकिन रोज कहती है कि इससे कोई और इम्पोर्टेंट चीज नहीं लिखी है जिसको पढ़कर उसे कोई हेल्प मिल सके। लेकिन जैसे वो कुछ लाइन पढ़ती है उसे मालूम पड़ता है कि क्राउन प्रिंस को मारने के लिए उसे आदेश दिया गया था। तब ये बात जान के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जबकि नोटबुक में आगे लिखा हुआ था एमिली जो कि पिछली नौकरानी थी वो अब मर चुकी है और अब मेरी बारी है। मैं एक नौकरानी हूँ, मैं कैसे राजकुमार को मार सकती हूँ। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर आमतौर पर ये लिखा है कि बस तुम चुपचाप यहाँ पर मर जाओ। इतना पढ़ने के बाद रोज हैरान हो जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कोई अपनी डायरी में ऐसी बातें क्यों लिखेगा। इस डायरी को इस कदर लिखा गया था कि जैसे कोई दिखाना चाहता हो कि इस डायरी में क्या लिखा है। ड्यूक जो कि कैलिक्स फोर्समैन को मारना चाहता है। कैलिक्स फोर्समैन का नाम सुन के उसके हाथों से उसका बुक गिर जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती है कि क्या
इसका मतलब ये है कि मैं सच में किसी दूसरे वर्ल्ड में आ चुकी हूँ। अब मेरा करियर, मेरी फैमिली का क्या होगा? लेकिन फिर वो अपने आप को संभालती है और कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले मुझे अपने आप को अपने सेंस में लाना है। इसलिए अब वो गिरी हुई बुक को उठाती है और अपने बेड पर फेंक देती है। और अब उसे धीरे धीरे ये मालूम हो रहा था कि इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था और उसकी जो मेमोरी थी अब उसकी मेमोरी में फिट हो रही है। और अब वो बिल्कुल रोचेस्टर लग रही है, एक बर्बाद बेरन परिवार की अनाथ यंग लेडी। और अब वो प्रिंस कैलिक्स फोर्समैन के अंडर काम करती है। उसे एहसास होता है ये तो वही बकवास नॉवेल है जो कि अपनी पिछले लाइफ में पढ़ा करती थी। और कैलिक्स फोर्समैन जो कि इस नॉवेल का एक अत्याचारी और बहुत ही दुष्ट किस्म का मेन लीड था। और ये कोई सामान्य नोवेल नहीं है, बल्कि ये 200 के दशक में से भी ज्यादा डार्क रोमांस वाली कहानी इस नोवेल के अंदर पाया गया था। और ये बात जानने के बाद वो अपना सर पकड़ के रोने लगती है। वो कहती है कि मैंने ये वाला नोवेल क्यों पढ़ा, दुनिया में और भी तो कई सारे नोवेल थे। मैं कोई राजा की बेटी भी तो बन सकती थी, लेकिन एक नौकरानी ही क्यों? लेकिन अब समस्या ये था कि उस नोवेल में जो मैंने पढ़ा था उसमें क्या रोज नाम की कोई कैरेक्टर भी थी। और अगर इस नोवेल के अंदर मेन लीड अगर एक तानाशाह है लेकिन फिर भी यहाँ का प्रिंस है, तो इसका मतलब ये है कि इस नोवेल के अंदर जितनी सारी घटनाएं घट रही है वो पूर्व इवेंट के दौरान घटी जा रही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर एक प्रोसेस के रूप में एक्स्ट्रा कैरेक्टर बन गई हूँ और अब मैं यहाँ पर किसी भी टाइम मर सकती हूँ। और मैं जिस फोर्समैन कैलिक्स को जानती हूँ, अगर मैंने थोड़ी सी भी चूक गई तो वो मेरा गला सीधा कलम कर देगा। ये सारी चीजें अब मुझे पागल बना रहा है। जितना ज्यादा मैं सोच रही हूँ उतना ही ज्यादा मैं कंफ्यूज होते जा रही हूँ। और ये फीमेल लीड के बाल बुढ़िया के बाल जैसे क्यों लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कोई कॉटन कैंडी बना रहा हो। ये बाल सच में बहुत ज्यादा भयानक है। तो क्या मैं सच में मर गई हूँ? आशा करती हूँ कि ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर सरवाइव करना पड़ेगा। कैलिक्स फोर्समैन जो कि कुछ ही दिनों के अंदर सभी अपने भाई बहनों को मार देगा और फिर सिंहासन में बैठ जाएगा। इसलिए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि मुझे किसकी तरफ होना है। जिसके बाद फिर से एक बार नोटबुक को देखती है और वो कहती है कि ये लड़की तो एक वर्कहॉलिक की तरह जल्दी जल्दी सुबह उठ जाती है, लेकिन इसका जो दिनचर्या है वो तो मैं 10 मिनट के अंदर ही सारी चीजें याद कर लूंगी। चलो फिर उस खड़ूस मेल लीड को बिना किसी अपमान के हम उसका काम करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर सरवाइव करके अपने घर लौटते हैं। जिसके बाद वो साई रसोई में जाती है और वहाँ पर जो शेफ था उसको हेलो कहती है। रसोइया उसे पूछता है तो तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो? यहाँ पर रोजो से कहती है मैं तो यहाँ पर ताज, मेरा मतलब है कि मैं यहाँ पर प्रिंस का नाश्ता लेने के लिए आई हूँ। तब सैफ उसे कहता है कि मैंने सुना है कि एक छोटी सी नौकरानी राजकुमार की नौकरानी बन गई है। जिसके बाद वो उसे टकटकी ला के देखने लगता है। फिर वो कहता है कि अच्छा ऐसा है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा सर तुम्हारे सर के अंदर से जुड़ा हुआ है। तब ये बात सुन के रोज थोड़ा सा हंसती है, लेकिन जबरदस्ती का, जबकि मन के अंदर ये सोच रही थी कि ऑफकोर्स मेरे सर के अंदर ही होगा। अगर मेरे पास सर ना होता तो मैं तुमसे बात कैसे करती। वैसे तब वो पूछती है आज क्राउन प्रिंस के नाश्ते में क्या बना है। सैफ उसे बहुत ही ज्यादा सख्ती से कहता है कि लेकिन ये बात तुम क्यों जानना चाहती हो। लेकिन रोज उसकी बात नहीं सुनती और जब वो किचन के अंदर अपनी नजर घुमाती तब उसे जानने को मिलता कि ये किचन तो बहुत ही ज्यादा गंदा है, लेकिन ये चीजें तो नोवेल के अंदर था ही नहीं। लेकिन सैफ उसे अब सख्ती से पूछता है कि मैंने तुमसे पूछा कि तुम ये जानना क्यों चाहती हो। रोज हंसते हुए कहती है कि यार ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं यहाँ की मैड हूँ और मैं प्रिंस के लिए खाना लेके जा रही हूँ तो मुझे तो ये बात जाननी ही होगी ना। तब सैफ उसे कहता है क्या तुम नौकरानी नहीं हो, क्या तुम नौकरानी से कुछ बढ़कर हो। रोज उसे हंसते हुए कहती है यार चलो बता भी दो, बताने में क्या जाता है। जबकि मन के अंदर वो कहती है अगर ये बात मुझे पता नहीं चली तो पक्का आज वो मेरा सर कलम कर ही देगा। तब से उसे बताने के लिए राजी हो जाता है। वो कहता है कि मेलिस्ट्रोन क्रेत के साथ मक्खन और रेसबेरी जैम से बना हुआ एक क्रोइसेंट, जिसके बाद आता है पनीर के साथ ऑमलेट और उबला हुआ गुलाबी मिर्च सॉस के साथ एक सलाद और गार्निश से बना सेब का एक जूस। लेकिन फिर सेफ उसे ताड़ते हुए कहता है अच्छा सब कुछ तो मैंने बता दिया, लेकिन क्या तुम इसे याद रख पाओगी? हाँ। रोज उसे देखते हुए कहती है अच्छा ये टाइम मुझे खुलेआम चैलेंज दे रहा है और मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो बिना कुछ बोले ही थैंक यू बोलकर बस खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो धीरे धीरे प्रिंस के कमरे तक पहुँच रही थी, लेकिन वो काफी तक घबराई हुई थी और अपने मन के अंदर कह रही थी चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप को शांत रखना होगा और मेल लीड को परेशान नहीं करना है। लेकिन सच बताऊं तो परेशानी तो पहले से ही थी। मेरा सर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। क्या मैं उसको महाराज बुलाऊं या फिर युवराज या फिर क्राउन प्रिंस बुलाऊं तो कैसा होगा, या फिर ऐसे करूं मेरे महाराज या मेरे मालिक। ओह नो, मैं क्या बुलाऊं? मुझे मेरा दिमाग बिल्कुल हैंग हो चुका है। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं कैसे बुलाऊं। जाने दो, कैसे भी करके अगर मैं उसको बुलाऊं तो उसे समझ तो आ ही जाएगा कि मैं उसको क्या बुला रही हूँ। योर हाइनेस, आपका नमस्कार। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? लेकिन तभी अंदर से आवाज आता है कि अंदर आ जाओ। यस योर हाइनेस।
वो खुश हो जाती है, चलो इस बार तो मैंने गलती नहीं किया। वो जैसे ही अंदर जाती है उसे देखने को मिलता है क्राउन प्रिंस वहीं पर बैठा हुआ था। क्राउन प्रिंस उसकी ओर देखते हुए कहता है और एक क्रीपी सा स्माइल देता है, अभी तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है। वो उसका टाइम दिखाते हुए कहता है कि देखो, अगर तुम 1 मिनट भी यहाँ पर लेट होती तो मैं तुम्हारा गर्दन यहीं पर उड़ाने वाला था। मैंने जब नोवेल पढ़ा था तब कैलिकस का कैरेक्टर बिल्कुल साफ तरीके से और डिटेल्स में नहीं बताया गया था, बस यही बताया गया था कि वो मेन लीड से काफी ज्यादा प्यार करता है और जितना कैरेक्टर उसको दिखाया गया था वो एक सम्राट बनने का प्रोसेस तक था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पागल आदमी इतना ज्यादा पागल होगा। 1 मिनट लेट आने में मेरा गर्दन काटने वाला था, मतलब सच में। लेकिन कोई बात नहीं, हार मत मानो ली चैनरिन, नहीं रोज, मेरा नाम रोज है। अगर आज मैं हारी तो पक्का मैं मरने वाली हूँ। वो हंसते हुए कहती है कि आज से मैं ही आपको सर्व करने वाली हूँ इस टाइम पर, और एक बड़ी सी मुस्कान देती है। मुस्कान दरअसल एक कोरियन एम्प्लॉय की मुस्कान थी अपने कस्टमर को खुश करने के लिए। इसकी ये मुस्कान देख के क्राउन प्रिंस अपना मुंह फेर लेता है और कुछ नहीं बोलता। रोज कहती है चलो एक काम तो किया बिल्कुल अच्छी तरीके से। लेकिन जब वो कमरे में नजरें घुमाती है तब उसे जानने को मिलता है एक क्राउन प्रिंस के रूम के हिसाब से ये रूम कुछ ज्यादा सादा नहीं है, और यहाँ के खाने भी देखो मतलब शाही शेफ से नहीं आया है, और यहाँ के जो व्यक्ति है जो इसका सेवा करती है एकमात्र मैं ही हूँ। कहीं ये आउटकास्ट तो नहीं है? खैर मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, ज्यादा नहीं सोचते। तो क्या मैं आपके लिए खाना परोस दूं? तो पैसे आपके लिए मेलिट्रॉन स्क्रोच से बना हुआ मक्खन और रेसबेरी जैम से बना हुआ एक क्रोइसेंट, जिसके बाद आपको यहाँ पर मिल रहा है पनीर के साथ ऑमलेट, अरगुला और गुलाबी मिर्च सॉस के साथ एक सलाद और गार्लिक पाइन एप्पल जूस। ये बहुत ही ज्यादा खुश होकर और अच्छी तरीके से उसे रेसिपी के नाम बताती है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसकी ओर घूर घूर के देखता है, फिर वो अपनी जगह से उठ जाता है, जिसे देखकर रोज डर जाती है। अरे बाप रे, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया यहाँ पर, या फिर इसे कुछ ऐसा पसंद नहीं है जो मुझे यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था। जबकि क्राउन प्रिंस वहाँ से उठता है और धीरे धीरे जाके उसे दीवार से टिका देता है। ऐसा लग रहा था जैसे एक पैंथर एक जिंदा इंसान को निगलने वाला हो। तो इस बार तुम कौन सा चाल खेलने वाली हो? क्या तुमने अपना चाल को बदल दिया है? रोज तो और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि चाल, कौन से चाल की बात कर रहे, बात कर रहे योर हाइनेस? अगर आप इस मेनू से खुश नहीं है तो मैं तुरंत ही जाकर सबसे कहूंगा कि आपके लिए नया मेनू बनाए। जबकि वो मन के अंदर सोच रही थी क्या रणनीति बनाऊंगी मैं, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुम साफ साफ बता दो, मैं दूसरा लेके आऊंगी। मैं आऊं। तब क्राउन प्रिंस उसे छोड़ देता है, उसे पूछता है कि जाने दो, वैसे तुम बताओ तुम हो कौन? इसकी बात सुन के रोज अपने मन के अंदर कहती है मैं भी तो यही पूछने वाली थी बदतमीज। मेरा नाम रोज है योर हाइनेस, और मैंने कल से ही यहाँ पर काम ज्वाइन किया है और आपके लिए मुझे पर्सनली यहाँ पर हायर किया गया है। लेकिन क्राउन प्रिंस उसे एक पैंथर वाली निगाहों से देखता है, उसे कहता है क्या मैंने पूछा तुमसे? अरे तो तुम पूछना क्या चाहते हो मुझसे? खैर वो मन के अंदर कहती है, जबकि क्राउन प्रिंस उसे चिल्लाते हुए कहता है कि आंसर दो सही तरीके से। लेकिन रोज ज्यादा कुछ ओवर एक्ट नहीं करती, बल्कि वो आराम से और हंसते हुए उसको आंसर देती है कि योर हाइनेस, अगर आपको कुछ गलत लगे तो प्लीज मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपनी गलती को अच्छे से सुधार सकूं। लेकिन वो मन के अंदर सोच रही थी लेकिन असल में मैं हूँ कौन? मैं 21 सेंचुरी की 5 स्टार होटल के एक रिटर्नी हूँ जो कि ऐसे बदतमीज ग्राहकों को ठिकाने लगाने में माहिर हूँ, इसलिए मैं इतने से ही तो हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। क्राउन प्रिंस रोज की ऐसी पोलाइट आंसर सुन के हैरान था और उसे कहता है ठीक है तो इसे लेके जाओ। रोज कहती है अच्छा तो ये काम कर गया। वो क्राउन प्रिंस से कहती है कि ठीक है, मैं सेफ को जाकर अभी बोलूंगी कि वो इसे जल्दी से बदल दे। तब क्राउन प्रिंस वहाँ से जाने लगता है, उसे कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन रोज उसे रोकते हुए कहती है कि ओ योर हाइनेस, अगर आप ये कोट को आज नहीं पहन रहे हो तो मैं आपको इसे अच्छे तरीके से धोने के बाद फिर वापस ला दूंगी। देन जिसके बाद वो कोट लेकर वहाँ से रफो चक्कर हो जाती है। क्राउन प्रिंस उसे देखते हुए कहता है कि अभी ये क्या था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो खाना खा रही थी, तभी वहाँ पर एक लड़की जोर से चिल्लाते हुए आती है और कहती है रोज क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? जबकि रोज उसे देखती है और कहती है अच्छा तो शायद से ये मिला होगी। हेलो मिला, कैसी हो? मिला उसको जोर जोर से सेक करने लगती है और हिलाते हुए कहती है रोज क्या तुम ठीक हो? क्या तुम सच में ठीक हो? क्या तुम्हारी गर्दन अभी भी तुम्हारे गर्दन में है? मेरा मतलब है कि तुम्हारी गर्दन कटी नहीं है, मतलब गर्दन तुम्हारी सही सलामत तो है ना? रोज उसे हिलते हिलते कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम मुझे हिलाना बंद करोगी? अगर मेरे पास गर्दन ना होती तो मैं तुमसे बात कैसे करती? मिला उसे कहती है कि हेडमेड ने तुम्हें बहुत ज्यादा काम सौंपा है
रोज कहती है हाँ ये तो है, लेकिन मैं ही क्यों? जबकि मिला उससे कहती है ईमानदार रहना, क्राउन प्रिंस का महल में एक तुम ही हो जो कि सबसे बुरा काम करती हो। रोज इसकी बात सुनकर मुस्कुराती और अपने मन के अंदर सोच रही थी क्या ये मेरी बेइज्जती कर रही है। तब मिला रोज की फेस देख के तुरंत ही समझ जाती है और उसे कहती है अरे रुको रुको, तुम गलतफहमियां मत पालो, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम बुरा हो या फिर कोई बैड वर्ड। मैं बस ये कह रही थी कि तुम अभी यहाँ पर नहीं हो और तुम बहुत सारी गलतियाँ करती हो। तब रोज पूछती है तो फिर मुझे हायर क्यों किया गया? तब मिला उसे कहती है याद करो, पिछली बार तुमने हेयरमेड को काफी ज्यादा परेशान किया था और एक महंगा जार को तोड़ दिया था। तब रोज याद करती है हाँ ऐसा कुछ तो हुआ था। जबकि मिला उसे कहती है लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो अब क्राउन प्रिंस की मेड बन चुकी है, वो भी पर्सनल मेड। इसका मतलब ये जो भी इंसान क्राउन प्रिंस की हेड मेड बनता है वो जिंदा कभी भी वापिस नहीं आता। तब ये बात सुनकर रोज थोड़ी सी हैरान होती है। वो कहती है कुछ तो अजीब बात है, क्राउन प्रिंस जो कि उसका कमरा हमेशा सफेद रहता है और उसकी हर चीजें सफेद होती है, कमरे में जितनी सारी नौकरानी जाती है उसके प्रति उसका तीव्र ध्यान रहता है। सिंपल सा नौकरानी के बीच काम करने और सेवा लेने वाला क्राउन प्रिंस जिसको मारने का ऑर्डर भी मिला है। यहाँ पर कुछ तो अजीब बात है, डायरी में भी कुछ अलग लिखा था। इसका मतलब ये है। मिया क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, क्या क्या पूछना चाहती हो तुम मुझसे? रोज उससे पूछती है क्या यहाँ पर कोई न्यू मेड आने की कोई अफवाह यहाँ पर फैली है? मिया उसे कहती है अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता? वैसे जब मैं सुबह देख रही थी तब हेडमेड के साथ एक न्यू वुमेन आई थी। वैसे तब वो रोज की फेस की ओर देखते हुए कहती है रोज तुम्हारा फेस बड़ा सा खराब लग रहा है, क्या तुम ठीक हो? जबकि रोज का चेहरा दिखाया जाता है जिसका चेहरा पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था और अब वो सोच रही थी अगर जो मैंने सोचा है और मेरी परिकल्पनाएं अगर सही है तो इसका मतलब ये है आज मेरी मौत हो जाएगी, यानी मुझे मार दिया जाएगा। इसका मतलब अगर मेरी धारणाएं सही है तो इस कहानी का जो मेन लीड है वो सचमुच का एक हत्यारा नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि क्राउन प्रिंस ने जितनी सारी नौकरानियों को मारा है उन नौकरानियों ने किसी के साथ मिलकर क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश की थी। यानी कि पिछली जो नौकरानियां थी उनमें से दो ही चीज हो सकती है, पहली उन नौकरानियों को किसी ने आदेश दिया था क्राउन प्रिंस को मारने के लिए, या फिर नौकरानियों को बलि का बकरा बना के उन्हें तब तक क्राउन प्रिंस के पास रखना जब तक कि क्राउन प्रिंस को कोई और न मार दे। इसका मतलब रोज ईस्टर्न जो थी वो एक बलि का बकरा थी जिसको एम्परर ने भेजा था क्राउन प्रिंस को मारने के लिए। लेकिन उसका नोटबुक को देख के ऐसा लग रहा था कि वो साफ तौर पर एक हत्यारा नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा संभव है तो ऐसा हो सकता कि हेडमेड भी ड्यूक के साथ मिली हुई थी, क्योंकि अगर ड्यूक का हाथ हेडमेड के ऊपर ना होता तो हेडमेड कभी भी दूसरी नौकरानियों को चयन नहीं कर सकती और यहाँ पर हेडमेड ही न्यू नौकरानियों को चूज कर सकती है। और वो नौकरानी जो कि हेडमेड के साथ पहली बार यहाँ पर आई थी संभवतः वही असली कातिल थी। और नए हत्यारों को इस जगह को बनाने के लिए रोज को यहाँ पर जिंदा रखने का कोई दूसरा कारण नहीं है। वे सोच के वो बहुत ज्यादा कांप रही थी। तब मिला उसे कहती है रोज क्या तुम ठीक हो? क्या तुम सच में ठीक हो? लेकिन तब रोज जोर से चिल्लाते हुए कहती है ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं ही इस नोवेल को पढ़ रही थी और मैं इस नोवेल की कहानी में क्यों आ गई थी? दूसरी नोवेल में भी तो मैं जा सकती थी। और साफ आसमान में बिजली क्यों चमक रही है? मिया हैरान हो जाती है कि क्या कर रही हो तुम? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बेचारी थक के जाके अपने बेड पर लेट जाती है और कहती है क्या ये सही बात है कि मैंने उस डूम को अकेले ही साफ कर दिया? खैर ये तो करना ही था क्योंकि मैं एक होटल की इंटर्न हूँ और मैं आराम से ऐसा चीजें साफ कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी ये कोई बुरा काम नहीं है क्योंकि एक थोड़ा सा ही तो काम था और वैसे भी बाकी का टाइम तो खाली टाइम ही है। देन जिसके बाद वो अपनी डायरी उठाती है और कहती है कल के लिए मुझे एक नया प्लान भी बनाना है। लेकिन जैसे वो अपनी डायरी को ओपन करती है वो चौंक जाती है और जोर से चिल्लाती है। बाहर के लोग कहते हैं कि इसको क्या हो गया, लेकिन वो कांप रही थी, उसके हाथों में बुक नहीं था। वो कहते हैं कि डायरी का कंटेंट ऐसे कैसे चेंज हो गया। वो कांपते हुए फिर से बुक को ओपन करती है और कहती है इसका मतलब ड्यूक ने मुझे क्राउन प्रिंस को मारने के लिए जहर दिया था। उसे इन लिखी हुई शब्दों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन वो कांपते हुए हाथों से डायरी को उठाती है और फिर से पढ़ती है। इसमें लिखा हुआ था बेड के नीचे डायनी और एक हिडन बॉक्स में उस जहर को छुपाया गया है। रोज कहती है नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? क्या वो सच में वहाँ पर है? अगर वो ऐसा सच में है तो इसके बाद तो तुरंत ही बेड के नीचे झुकती है और उसे ढूंढने लगती है और ढूंढने पर उसे वो बॉक्स मिल भी जाता है। वो हैरान होती है ये तो सच में यहाँ पर है, लेकिन वो लोग मेरे से क्या करवाना चाहते थे। वो तुरंत ही पंख उठाती है और कहती है क्या इसका आंसर यहाँ पर नहीं होना चाहिए था? लेकिन वो फिर सोचती है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या इस आदमी ने हैरी पॉटर नहीं देखा है? नहीं ठीक है, ऐसे भी अगर यहाँ पर उत्तर रेड होता तो शायद से, खैर जान दो। तभी उसकी नजर एक शीशी पर जाती है और वो कहती है खैर
कुछ भी हो, अगर ये मुझे मिला है तो क्या मुझे इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो उसे लेकर एक डरावनी सी इविल स्माइल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस अपने कमरे में जाता है, तब उसे देखने को मिलता है कि उसका कोट सही सलामत इस तरह इस्त्री करके वहाँ पर रखा हुआ था। तब रोज पीछे से आती है और क्राउन प्रिंस से पूछती है, योर हाइनेस क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? क्राउन प्रिंस उसे एक तक देखता रहता है, लेकिन ये उतराते हुए हंसती है और कहती है, क्या 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 देख रहे हो, मैं एकदम परफेक्ट थी ना, यहाँ पर कोई तो मेरा वो निकाल नहीं सकते, कमियां कमियां खामियां वैसा निकालना हो, ठीक है। तब क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा जिद कर रही हो, जैसे मर्जी वैसे काम करो। तब पीछे से रोज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मन के अंदर ही कहती है, क्या अगर थोड़ी सी वो मेरी तारीफ कर देता तो उसका क्या नुकसान जाता, मैंने इतनी मेहनत से उस कमीज को धोया था, बाहर में जाओ, सारी जिंदगी अकेले रहो और अकेले खुश रहो, लगता है थोड़ा सा तारीफ कर देता तो इसका कोई बुराई हो जाता। तभी क्राउन प्रिंस उसे बुलाता है, वो हैरान हो जाती है और रोने लगती है, क्या ये मेरी बातें सुन सकता है, लेकिन ये मत कहना कि इसके पास पावर है माइंड रीडिंग का, अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर देना प्लीज। अब क्राउन प्रिंस उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों। तभी वहाँ पर कोई आता है और उसे कहता है, मैं रॉयल से आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तब ये सुनकर रोज के जान में जान आता है, वो कहती है, हाय मेरा दिल, लेकिन एक मिनट, क्या ये रॉयल है? इसने रॉयल बोला तो ऐसा हो सकता है कि ये इस नोवेल का सेकंड मेन लीड हो। अभी हमें दूसरे लड़के का फेस दिखाया जाता है। अब हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ये तीनों एक ही कमरे में थे। अब वो दोनों रॉयल तो आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन रोज कहती है, क्या ये चाय की पत्तियाँ ठीक है, क्या मैं इसे पी के एक बार चेक कर सकती हूँ? लेकिन रुको, अगर इसमें जहर हुआ तो मैं तो मर जाऊंगी। मेनली तो सही सलामत रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर के तौर पर मैं मर जाऊंगी और फिर मेरी आत्मा भटकते हुए कहेगी, छोटा सा लाइफ था, अलविदा मेरे दोस्त। तभी उनकी बात सुन के, इसका नाम क्रिस था, तभी रोज को याद आता है, ये तो फर्स्ट मेन लीड का दाहिना हाथ है और एक नाइट भी है, जबकि फर्स्ट मेन लीड का दाहिना हाथ होते हुए भी वो फर्स्ट मेन लीड का जो प्रेमिका थी उसे उसका हाथों से चुरा लेता है, यानी कि उससे भी प्यार करता है। लास्ट में जाके मेन लीड को भी इसने धोखा दिया था। दूसरी भाषा में कहूँ तो ये आदमी भी अच्छा इंसान नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। क्रिस मेन लीड से कहता है कि तुमने जो भी एविडेंस मांगा था मैं सारे सबूत यहाँ पर लेके आया हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ इंडिविजुअल लोगों के ऊपर भी शक है। तब क्राउन प्रिंस कहता है, ठीक है, तब अगला प्लान क्या है? तब क्रिस उससे कहता है, इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद हमें ये पता चला है कि इस मामले के अंदर तीसरा राजकुमार भी शामिल है। तब थर्ड प्रिंस का नाम सुनकर रोज के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि इसका मतलब इस क्राउन के पीछे 4 राजकुमार पड़े हैं। पहला राजकुमार जो कि पहला पत्नी का बेटा था, सेकंड राजकुमार जो कि सेकंड पत्नी का बेटा था, थर्ड राजकुमार जो कि पहली पत्नी का बेटा था, वो भी वैध पुत्र, और वो बाकी तीनों राजकुमारों को मारकर इस क्राउन का मालिक बनने वाला है। खैर अभी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या अभी जो पहला शिकार होने वाला है वो क्या थर्ड प्रिंस होने वाला है? रोज उनकी बातें सुनने के लिए उनके और पास जाने की कोशिश करती है और वो लोग बात कर रहे थे, हमें इन सब से दूरियां कम करनी होगी, इसलिए हमें ये योजना बनाना होगा। लेकिन थर्ड प्रिंस यानी कि कालिकैक्स नोटिस कर लेता है कि रोज उनके बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है और उसे वो घूर घूर के देखने लगता है। तब रोज कहती है, अरे बाप रे, क्या मैंने इनको ये बात बता दी कि मैं इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी? अब इसलिए वो बात टालने के लिए कहती है, मैंने वेलेना फ्लेवर वाला चाय बनाया है। लेकिन तभी क्राउन प्रिंस उसे गुस्से में कहता है, तुम? वो तुरंत ही डरती हुई आंसर देती है, हाँ हाँ मैं। लेकिन वो अंदर अंदर कहती है, मम्मी ये बार बार मुझे ऐसा क्यों बुला रहा है? क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि सुनो, तुम्हें एक काम करनी है, तुम्हें काम से बाहर जाना है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि रोज लाइट लेके कहीं पर जा रही थी। वो कहती है, ये तो बड़ा ही दिलचस्प है। उसने मुझसे कहा कि उसे इतिहास के 3 खंड के 2-4 बुक चाहिए। क्या उसने ये जानबूझ के किया, मुझसे छुटकारा पाने के लिए? खैर जो भी हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसको मेरे ऊपर शक नहीं हुआ। हाँ वैसे देखा जाए तो कैसस की नजरों में वो मुझ पर भरोसा तो नहीं कर सकता। मेरे सामने राजनीति की चर्चा करना थोड़ी सी अजीब बात हो जाएगी। जिसके बाद वो लाइब्रेरी के अंदर जाती है, लेकिन लाइब्रेरी का दरवाजा जैसे ओपन करती है वहाँ पर पूरा तो अंधेरा ही था। वो डर जाती है। वो कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई हॉरर मूवी के अंदर आ गई हूँ। जल्दी से मुझे उस एम्परर हिस्ट्री बुक को ढूंढना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा। डर लग रहा है मुझे। कहाँ है हिस्ट्री बुक? मिल गई, ले रहा। चलो जल्दी से मैं इसको लेके यहाँ से निकलती हूँ। लेकिन तभी उसे लगता है कि मेरे पीछे तो कोई है। योर हाइनेस? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। योर हाइनेस तो नहीं हो सकते, वो ऐसे बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करेंगे। तो क्या सेकंड हाइनेस होंगे? तो क्या कोई ये देशद्रोही हो सकता है? इसका मतलब ये है कि आज मैं सच में मरने जा रही हूँ और अगर आज वे लोग मुझे मार देंगे तो वो लोग ऐसा दिखाएंगे कि ये कोई एक दुर्घटना थी, हत्या तो बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं दिखाएंगे तो यहाँ पर सबकी जांच पड़ताल होगी
एम्परर से लेके हेडमेट तक सबकी, और वो लोग पकड़े जाएंगे। और इसलिए वो लोग पकड़े ना जाए इसकी योजना बनाते हुए वो लोग इस चीज को एक दुर्घटना का राज बना देंगे। तभी वहाँ पर खिड़की ओपन हो जाता है। वो सतर्क हो जाती है। वो कहती है इसका मतलब ये है कि वो लोग मुझे खिड़की से धक्का दे के मारने की कोशिश कर रहे हैं। और वो यहाँ पर आ गया। तभी हम देखते हैं कि रोज के पीछे एक बंदा मास्क पहने उसको सर के ऊपर मारने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है। क्राउन प्रिंस क्रिस से कहता है तो क्या तुमने यहाँ पर जांच पड़ताल की? क्रिस कहता है कि हाँ, जो पहले वाली नौकरानी थी वो एक भाड़े की सैनिक लग रही थी जो पूरब की ओर से आई थी, और मैंने ड्यूक के साथ उसके पहले का संबंध भी जानने की कोशिश की है। तब क्राउन प्रिंस उसे देखते हुए कहता है तो इसका मतलब ये है कि जो रोज ऑस्ट्रेलिया है इससे कोई लेना देना नहीं है। क्रिस उसे कहता है कि ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग इसके बारे में भी जानते नहीं है। वैसे आपको उस नौकरानी का नाम याद है? तब क्राउन प्रिंस हिचकिचाते हुए कहता है वैसे तो मैं सबका नाम ही याद रखता हूँ। क्रिस उससे कहता है नहीं, आप बिल्कुल याद नहीं रखते, आप हमेशा कहते ये औरत वो औरत। लगता है कि इस बार आपको ये सचमुच पसंद आया है। क्राउन प्रिंस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी वो सोच क्या रही है। देखो काफी टाइम हो चुका है अभी तक वो आई नहीं। तब वो दोनों का दिमाग ठनक जाता है। योर हाइनेस कहीं। तब वो दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगते हैं। अब वो लोग जाते हुए क्राउन प्रिंस सोच रहा था वो क्राउन प्रिंस के आज्ञा का पालन करने के लिए काफी ज्यादा टाइम ले रही है, और अगर वो सच में ड्यूक से जुड़ी हुई नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि ड्यूक से छुटकारा पाने के लिए उसको पूरी तरीके से खत्म करने का सोच रहा होगा। और दुर्भाग्य से अब वो इस टाइम पर अकेली है। इसका मतलब वो शिट, जल्दी चलो यहाँ से। अब वो लोग जल्दबाजी में जल्दी जल्दी उस जगह पर जाते हैं, और जैसे वो लोग दरवाजा खोलते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उनको देखने को मिलता है कि यहाँ पर रोज जो उससे गाली गलौज कर रही थी, MCBC कमीने कुत्ता जो भी हो सके मुंह में सब दे रही थी। ये सब देख इन दोनों की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि इससे पहले यहाँ पर क्या हुआ था। हम देखते हैं कि वो जो अटैकर था यहाँ पर रोज के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन रोज को पहले से पता होता है कि वो कहाँ से अटैक करने वाला है, इसलिए वो पहले से रेडी होती है। अपने हाथों में एक स्प्रे लिए हुए वो तुरंत ही उस स्प्रे को बाहर निकालती है, उसकी आंखों में छिड़क देती है। तब वो बंदा जलन के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन अपने तलवार बाहर निकाल के सीधा वो रोज के ऊपर मार देता है। लेकिन रोज जो उसके हाथों में वो बुक था हिस्ट्री वाली, उसे वो बचने के लिए सामने कर लेती है, जिससे वो बुक वहाँ पर दो टुकड़े हो जाते हैं। वो कहती है मेरा बुक, अब तो प्रिंस मुझे और भी मार डालेगा। तब वो बंदा रोज को ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि कमीनी तुमने मेरे ऊपर आंखों में क्या छिड़का है। रोज उससे बचते हुए पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो बंदा उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। रोज कहती है करे ये फिर से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, लगता है कि तुमको पता नहीं है कि जो मैंने तुम्हारी आंखों में छिड़का है वो जहर है। और धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे करके एक पॉट को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये जहर है। तब वो बंदा हैरान हो जाता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तो रोज उससे कहती है ये जो जहर मैंने तुम्हारे ऊपर स्प्रे किया है वो मुझे ड्यूक ने दिया था, अगर तुम ज्यादा चलते रहोगे तो ये जहर तुम्हारे शरीर के अंदर और भी ज्यादा तेजी से फैलेगा। वो बंदा फिर से उसके ऊपर अटैक करने आता है, उसे कहता है कि बकवास करना बंद करो, लेकिन रोज इस स्पॉट को लेकर उसका सर के ऊपर ही फोड़ देती है। वो कहती है कुत्ते गाली खाने का काम तो तू कर ही रहा है, लेकिन सबसे पहले तुम मार खा। और एक ही पॉट के मार से वो बेचारा वहीं पर ढेर हो जाता है। वो कहते हैं कि भले मैं नौसिखिया सेवक हूँ, लेकिन मुझे तुम जैसा अंधे इंसान के साथ लड़ना तो बिल्कुल आता ही है। ओ माय गॉड, अभी मैं मरने वाली थी, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाहर ही ना आ जाए। जिसके बाद रोज उसके पास जाती है और उसके पीठ के ऊपर खड़ी होकर जोर जोर से कूदने लगती है और उससे कहती है कि तुमको किसने भेजा, बताओ जल्दी बजाओ तुमको किसने भेजा, और ऐसे प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम सोए हो। ऐसा तुम नहीं कर सकते यार, तुम जल्दी मुझे जवाब दो कि कौन तुमको भेजा। जबकि वो अधमरा बंदा मरते हुए हालत में था और उसे कहता है मेरी माँ, कम से कम बोलने का तो मौका मुझे दे एक बार। और वो बंदा जोर जोर से चिल्ला रहा था। और देन इसी टाइम पर क्राउन प्रिंस और क्रिस आते हैं और इन नजारा देखते हैं। वो चारों एक दूसरे को देखते हैं। जो बंदा जो कि अधमरा पड़ा हुआ था वो क्राउन प्रिंस को और देखते हुए हेल्प का पुकार लगाता है, वाली तुम लोग मुझे सूली पर चढ़ा दो, लेकिन इस लड़की से मुझे बचा लो। अब क्राउन प्रिंस को जैसे ही रोज देखती है वो तुरंत एक प्यारी से आवाज में कहती है कि योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस इसकी हालत देख के और उसका चेहरा देख के हंसने लगता है और रोज कहती है कि ऐसा मैंने क्या कह दिया कि ये मुझ पर हंस रहा है। खैर जाने दो योर हाइनेस, मैंने बस इसको मार कर ये पूछ रही थी कि इसको किसने भेजा है। जबकि क्राउन प्रिंस धीरे धीरे उसके पास आता है। रोज उससे कहती है मैं तो बस इसे पूछ रही थी कि इसको किसने भेजा है। योर हाइनेस, मुझे ऐसा लगता है कि इसको भेजा था ड्यूक ने। लेकिन वो फिर से क्राउन प्रिंस को देखती है। वो देखती है कि वो हंस रहा था और वो हंसे जा रहा था, लेकिन ये हंस क्यों रहा है? जब एक पागल इंसान हंसता है तब इसका मतलब ये है कि मुसीबत और तेजी से आने वाली है। वो तुरंत ही अपने पॉकेट से एक शीशी निकाल कर कहती है कि हाँ ये वही जहर है जो मैं आपके पास रखने वाली थी, लेकिन मैंने इस एशियन के ऊपर छिड़क दिया है। क्राउन प्रिंस उस जहर को लेकर कहता ये तो रेक्सा जहर है। आमतौर पर यह जहर देने के बाद
इंसान 1 घंटे के अंदर मर जाएगा उल्टियाँ कर कर। रोज कहती है अरे बाप रे, इसने तो जहर को देखते ही पहचान लिया। जबकि क्रिस उस आदमी का चेहरा देखते हुए कहता है ये तो अस्तबल का रखवाला है, यानी कि घोड़े की देखभाल करने वाला। तब क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि ठीक है, तब उसका तुम ध्यान रखना और तुम मुझे फॉलो करो। तब रोज कहती है क्यों। देन जिसका नेक्स्ट में हम दिखाया जाता है कि वो दोनों कमरे में जा चुके थे, लेकिन इस बार क्राउन प्रिंस उससे डायरेक्टली पूछता है, वो भी सीधे कोल्ड टोन खा जाने वाली आवाज में कि मैं तुम्हें डायरेक्टली पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे सीधा सीधा जवाब देना इस बार। तब रोज थोड़ी सी हैरान होती है। वो कहती है कि मैं इसका क्या आंसर दूं, क्या मैं इसे ये बोलूं कि मैं मिली चाय रहन हूँ जो कि एक कोरिया की होटल में काम करती हूँ। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। रोज रेस्टोरेंट इसके बारे में पूछ रहा है तो मैं देन ठीक है, मैं जवाब दूंगी। योर हाइनेस, मुझे हाइनेस ड्यूक की तरफ से यहाँ पर भेजा गया था आपके नौकरानी के तौर पर, और मुझे ये जहर दिया गया था आपके लिए। लेकिन आप समझदार है, मैंने ये जहर कभी भी यूज नहीं किया। और वो सीधा क्राउन प्रिंस के कदमों में झुक के गिर जाती है और कहती है कि योर हाइनेस, मैं पूरे दिल के साथ आपके साइड में रहूंगी और मैं आपकी मदद करूंगी, आपको मैं किसी भी परेशानी में नहीं डालूंगी। जबकि वो मन के अंदर कहती है कि सर रहना काफी लाभदायक होगा, क्योंकि अगर मैं इसके विपरीत रही तो मैं मारी जाऊंगी। इसकी ये बात सुनकर और इसकी हरकतें देखकर क्राउन प्रिंस हंसने लगता है और उसे पूछता है लेकिन तुम भला ऐसा क्यों करोगी। तब रोज उससे कहती है खाने के लिए। तब क्राउन प्रिंस कहता है हाँ, मेरा मतलब है क्या। रोज उससे कहती है जब मैं किचन में गई थी तब वहाँ की चीजें देखकर मुझे लग रहा था कि वहाँ का सारी चीजों की बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। मुझे पता है कि उस रसोई से योर हाइनेस का खाना परोसा जाता है, लेकिन वहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है और वहाँ की चीजों को सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कुछ बिगड़े हुए हैं। इसके अलावा भी मुझे कपड़े आदि वगैरह प्रेस करना बहुत अच्छी तरीके से आता है और बाकी काम भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। वो झुकते हुए कहती है अगर आप मुझे काम पर रखते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको बहुत ही आरामदायक यहाँ पर जिंदगी देने वाली हूँ। तब इसकी ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस हैरान होता है, लेकिन उससे कहता है शायद से तुम ये बात नहीं जानती, लेकिन मैं गद्दार की फैमिली से आता हूँ। तब ये बात सुनकर रोज हैरान होती है, गद्दार की फैमिली। अच्छा हाँ, मैंने सुना था कि उसकी जो फैमिली यानी कि उसकी जो मॉम है उसके ऊपर एक गद्दारी का आरोप लगाया गया था। जबकि क्राउन प्रिंस उससे कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होने वाला, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है। तब रोज सोचती है शायद से इसको अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, ये आदमी कितना ज्यादा डाउटिंग है। लेकिन तब वो क्राउन प्रिंस को कहती है लेकिन मैं अपनी सारी जिंदगी तुमको तुम्हारी सेवा करके बितानी चाहती हूँ। और वो मन के अंदर सोचते हुए कहती है ऐसा मैं इसलिए बोली क्योंकि आज नहीं तो कल मैं मरी जाऊंगी, अगर आज नहीं मरी तो कल तो मरूंगी, और अगर कल नहीं मरी तो परसों मरूंगी, परसों नहीं मरी तो तरसों तक जरूर मरूंगी, अगर उस दिन भी नहीं मरी तो उसके दिन वाले दिन मर जाऊंगी। इसलिए मुझे इस आदमी को पूरी तरीके से यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की हूँ और मैं इसकी सारी आज्ञा का पालन कर सकती हूँ। और सच कहूँ तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए मुझे अपनी गरिमा को त्यागना पड़ेगा, यानी कि बोले तो सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ानी पड़ेगी। इसलिए वो झुक के क्राउन प्रिंस के सामने कहती है कि देखिए मैं आपको एक कुत्ते की तरह वफादार रहूंगी और मैं कोई भी काम ऐसे वैसे नहीं करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी और मैं इतनी ईमानदारी से काम करूंगी कि आपको शिकायत का मौका मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाली। प्लीज एक बार मौका देके देखिए। अब इसकी इस तरीके से बातें सुनकर क्राउन प्रिंस हैरान तो होता है, लेकिन फिर वो मुस्कुरा देता है। देन वो उसको कहता है कि ठीक है, जब तुम इस तरीके से गिड़गिड़ा रही हो तो तुम्हें तो एक मौका देना ही चाहिए। तब इसे सुनकर रोज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बड़बड़ाते हुए धन्यवाद 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 योर हाइनेस करने लगती है। क्राउन प्रिंस कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें मौका तो दे दिया, लेकिन एक काम करना, तुम अपनी इस गंदे व्यवहारों को थोड़ा सा सुधार लेना, ये बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं मुझे। तब रोज फिर से एक बार हंसकर उसे कहने लगती है कि योर हाइनेस जैसा आप कहोगे, मेरे हाइनेस जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी। तब क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि देखो तुम फिर से वैसा ही कर रही हो, क्या तुम अभी से जानबूझ कर रही हो। जबकि रोज कहती है कि फाइनली मैंने आज सरवाइव कर ही लिया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था योर मैजेस्टी, मेरी माँ देशद्रोह नहीं है, उनके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा रहा है, प्लीज मेरी मॉम को बचा लीजिए। तब वो मैजिस्ट्रेट उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस औरत को बचाने जाऊंगा जिसने मुझे मारने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था सबको कि अंकल प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। योर मैजिस्ट्रेट, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मैजिस्ट्रेट ने उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी। जबकि वो एम्परर इस छोटे से नन्हे जान के ऊपर एक शर्त रखता है कि अगर वो बचना चाहता है तो उसे इसे मारना पड़ेगा, यानी कि अपनी मॉम का ही कत्ल करना पड़ेगा। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर रोज आ जाती है और कहती है कैसा रहेगा कि मैं आपके लिए एक वेनिला चाय बना दूं, और क्या आप एक अच्छा सा केक खाना चाहेंगे। तब क्राउन प्रिंस जोर से चिल्लाते उठता है और कहता है कि अरे बाप रे, यह कैसा सपना था, मैं किस तरीके का सपना देख रहा था। तब यहाँ पर रॉयल आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर मैं कब से चिल्ला रहा था, लेकिन तब से कोई आंसर ही नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर काम छोड़ के जाने वाला था। वैसे क्या तुम अब तक सो रहे थे।
तब क्राउन प्रिंस अपना सर पकड़ के तुरंत गुर्राते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तब रॉयल कहता है कि हाँ, मुझे कुछ बताना था। एक्चुअली मैं उस हत्यारे से निपटा जा चुका है, और जहाँ तक बात रही रॉयल के इतिहास की, तो इसका कुछ इस हालत में पाया गया है। अब इसे देखने के बाद क्राउन प्रिंस थोड़ा सा क्रीपी से स्माइल लेता है और कहता है कि ठीक है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। अब जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम रोज को देखते हैं जो कि कांप रही होती है, और यहाँ पर सेफ मौजूद होते हैं। क्योंकि रोज कांपते हुए सोच रही थी कि अचानक से मुझे ठंड कैसे लग रही है। सेफ उसे बताते हैं, तुम तो काफी ज्यादा अच्छा लग रही हो, लगता है कि हम दोनों साथ में अच्छे तरीके से काम करेंगे। रोज भी हंसते हुए कहते कि हाँ, हमारी जोड़ी मस्त रहेगी, हम बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे। तब सेफ रोज से पूछते हैं, लेकिन तुम जैसे सुंदर लड़की रोज रोज किचन में क्या करने के लिए आती है? इसे सुनकर रोज थोड़ी सी ठंडी खड़ी रह जाती है और कहती है मतलब कुछ भी। अब रोज सेफ को देखने लगती है, हाथ बिल्कुल गंदे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल उलझे हुए हैं, और साफ सुथरा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मतलब इसका अंक में 0 पाया जाता है। मतलब अगर ये खाना बनाता है, क्या लोगों का पेट खराब नहीं होता? इतनी गंदी तरीके से कौन रहता है? तब वो सेफ के पास जाती है और उसे कहती है कि सेफ, मुझे आपसे कुछ कहना है। एक्चुअली मैं अपने बालों को टोपी के अंदर रखे और अपने दाढ़ी को काट ले, नाखून भी काट ही लेना क्योंकि गंदे हो चुके हैं, और हाँ, टाइम पर नहा भी लिया करो। तब इसे सुनकर सेफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से भरी निगाहों से कहते, तुम कहना क्या चाहती हो मुझे? क्या मुझे इस तरीके से तुम बोलोगी? अरे ऐसा चेहरा बना के मुझे डराओ मत। कोरिया में काम करने वाली एक बेस्ट एम्प्लॉयर और एक सेफ भी हूँ। ऐसे सिचुएशन से तो मैं काफी अच्छे से निपट चुकी हूँ, तो मुझे डरना नहीं चाहिए। तो इसको भी मैं काफी अच्छे से निपटा सकती हूँ। इसलिए वो सेफ को गुस्से से बचने के लिए सेफ को कहते हैं कि मेरा नाम रोज है। देखो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर एक सेफ होता है और खाना बनाता है, तो उसको एक साफ सुथरा अच्छी तरीके से खाना बनाना चाहिए। समझ लो कि आप एक दिन खाना बना रहे हो बहुत ही अच्छी तरीके से, लेकिन वो क्राउन प्रिंस को पसंद ही नहीं आया और वो गुस्से में उस खाने को फेंक दिए, क्योंकि वो खाना जाने अनजाने में गंदा हो गया था, उसमें मक्खी पड़ गई थी। अब बताओ भला कोई ऐसा खाना क्यों खाएगा? और क्राउन प्रिंस को तो पता ही नहीं होगा कि हमारा किचन कितना ज्यादा साफ सुथरा है, और आप जैसे महान शेफ के लिए ऐसी गलती तो हो ही नहीं सकती। और वैसे भी मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी ताकि ऐसी घटना कभी घटे ना। जबकि वो मन के अंदर सोच रही थी, क्या मैं सफल हुई हूँ इस काम में? पहले तो सिर्फ काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और रोज से कहते हैं कि तुम सही कह रही हो। वैसे भी मैंने सुना है कि तुमने क्राउन प्रिंस के कमरे को काफी अच्छे तरीके से साफ सुथरा किया था। ठीक है, तो जैसे मेरी लेडी कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं अपने दाढ़ी नाखून सब कुछ अच्छे तरीके से काट लूंगा। तुम एक काफी ज्यादा बहादुर लेडी हो, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो। तब रोज कहते हैं कि आपके समझदारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कौन है? अरे मैंने कुछ नहीं कहा, वैसे सब कुछ ठीक है। अब अपना बाल जल्दी से काट लेना। वैसे तुम मुझे टाइटन बुला सकती हो, क्योंकि मैं इस क्राउन प्रिंस और इस महल का एकमात्र सेफ हूँ, और इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस तुम मुझे बताना। तब रोज कहती है, वैसे आप मेरा फ्यूचर में थोड़ा सा ध्यान ही रख लेना। तब टाइटन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि देखो, भले ही मैं तुम्हारा फ्यूचर में कुछ अच्छा सा ख्याल ना रख पाऊँ या फिर मदद ना कर पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। रोज कहती है, इसका ये कहने का मतलब क्या था? लेकिन तभी टाइसन सभी लोगों को बुलाता है, जो सारे लोग किचन में काम करते हैं, कि आओ सब लोग यहाँ पर आओ, देखो मैं तुम लोगों को किसी से मिलाने वाला हूँ आज। देखो, इस लड़के का नाम रोज है, आज से ये हमारे साथ ही काम करेगी। तो आज से ये लड़की जो तुम लोगों को बोलेगी, तुम लोग इसकी बातें मान लेना और सुनना अच्छे से। तो सारे लोग रोज से मिलने लगते हैं और हाय हेलो करते हैं। तभी हमें वहाँ पर एक सस्पिशियस लड़के को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बैठ के एप्पल खा रहा था और रोज की ओर ही देख रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्राउन प्रिंस रोज के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि रोज ने एम्पायर के इतिहास को पूरी अच्छी तरीके से खराब कर दिया था। क्राउन प्रिंस रोज से कहता है, क्या तुम यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं बनाने वाली? कुछ तो बोलो, अपना मुंह खोलो। तब रोज सोचने लगती है, सच में मुझे एक्सक्यूज बनाना चाहिए? वैसे मैं सोच सकती हूँ। तब वो पहला एक्सक्यूज सोचती है, योर हाइनेस, ये तो बस एक वॉल्यूम है, तो इससे कुछ नहीं होता। तब क्राउन प्रिंस गुस्सा हो जाता है, उससे कहता है, तुम्हें एम्पायर का इतिहास एक वॉल्यूम लगता है? इसे फांसी दो। सेकंड एक्सक्यूज वो सोचती है, डियर क्राउन प्रिंस, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे बचाने के लिए बस यही बुक पड़ा था, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। तब क्राउन प्रिंस कहता है, क्या तुम्हें एक बुक हथियार लगता है? इसे फांसी दो। बेचारी के पास तो दोनों ही एक्सक्यूज बड़े खतरनाक थे। तब रोज क्राउन प्रिंस से कहती है कि योर हाइनेस, मैं ठीक वैसे ही बुक लेके आऊंगी जैसे ये बुक था। तब क्राउन प्रिंस कहता है, ठीक वैसे ही, चलो फिर ठीक है, इस बुक को ओपन करो। रोज को पहले कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर वो हिचकिचाते हुए बुक को ओपन करती। तब उसे एक टुकड़ा मिलता है कागज का, वो हैरान हो जाती है, लेकिन क्राउन प्रिंस एक शेर की तरह गुर्राते हुए उसे कहता है, तुम ठीक है वैसे ही बुक ढूंढने वाली हो ना, जो ये एम्परर का बुक था? तब
रोज हैरान होते हुए और घबराते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही करूंगी योर हाइनेस। लेकिन वो बेचारी मन में सोच रही थी एक बेडरूम नौकरानी कैसे वाला घर के अंदर ये बैठ कर ऐसी बुक ढूंढ सकती है। आई नो मुझे पता है कि तुम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो मैं बाहर कैसे जाऊंगी और बुक को कैसे ढूंढूंगी। मैं यहाँ की एक नौकरानी हूँ, कोई जासूस तो ही ना हूँ। तब क्राउन प्रिंस उसकी ओर एक पोटली फेंकता है। जब वो पोटली ओपन करती है तब उसे देखने को मिलता है तो काफी ज्यादा सोने का सिक्का था। क्राउन प्रिंस उससे कहता है इतना सारा पैसा तुम्हारे लिए काफी होगा है ना। तब वो कहती है कि इतना सारा पैसा, अरे इतना सारा पैसा तो बहुत ज्यादा है, आराम से हो जाएगा। अभी तो उसकी आंखों में सोने का पैसे चमक रहे थे। वो कहती है कि आपको एक बुक कब तक चाहिए, बस आप बता दीजिए मुझे। क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि 2 दिन तुम्हारे पास टाइम है। तब रोज कहती है 2 दिन ठीक है आपके लिए काफी है। जिसके बाद रोज वहाँ से चली जाती है। तब क्राउन प्रिंस रॉयल से पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या ये कर पाएगी। तब रॉयल कहता है कि अगर थर्ड प्रिंस का निमंत्रण है तो मुझे लगता है कि एम्परर को इससे प्राप्त करने में काफी ज्यादा कठिनाई होगी, लेकिन एक साधारण नौकरानी के लिए ऐसा काम करना और निमंत्रण को पाना मुझे लगता है कि काफी ज्यादा कठिन होगा उसके लिए। क्राउन प्रिंस कहता है हाँ वैसे कह तो तुम ठीक ही रहे हो। तब रॉयल उससे कहता है तो फिर तुमने उसको ऑर्डर ही क्यों दिया ऐसा करने के लिए। क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि मैंने उसको ऐसा बोला ही नहीं करने के लिए, वो तो खुद फुदकते हुए कह रही थी कि मैं ढूंढ के लाऊंगी तो जाओ ढूंढ के लाओ। तब रॉयल क्राउन प्रिंस की ओर देख रहा था। उसे याद आता है कि बचपन में कैसे क्राउन प्रिंस रो रहा था कि उसे मरना नहीं है, उसे जीना है। अब जब वो क्राउन प्रिंस की ओर देख रहा था तब वो देख पाता है क्राउन प्रिंस मुस्कुरा रहा था कहीं ना कहीं पर। तब इसे देख के रॉयल को भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि अच्छा होगा अगर वो सफल हो जाए तो। क्राउन प्रिंस कहता है कि अरे तुम क्या बकवास कर रही हो, एक नौकरानी के लिए ऐसा काम करना कैसे आसान हो सकता है। रॉयल क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम्हारा मूड पहले ठीक करना बहुत ज्यादा कठिन होता था, लेकिन अब तो और ज्यादा खराब लग रहा है। क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद सीन यहीं पर चेंज होता है। हम देखते हैं कि रोज को, जो कि उसी कागज के टुकड़े को दिख रही थी जहाँ पर लिखा था कि तुम्हें एक समारोह में आयोजित किया जाता है। रोज उस कागज के टुकड़े को देखते हुए कह रही थी कि मैं पैसों के लालच में इतने ज्यादा अंधी हो गई थी कि मैंने जोश में कह दिया कि मैं एक काम करूंगी, लेकिन अब मैं एक काम कैसे करूंगी। वो मेरा सर तो फटे जा रहा है। मतलब मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ, मैं अपना हाथ भी उसके ऊपर नहीं रख सकती, कितना ज्यादा कठिन होगा। किताब की तो बात दूर की है। और कैलिकस का रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा था कि इनविटेशन तीसरे राजकुमार ने भेजा होगा। जब कोई नोवेल का अंदर ट्रांसफर होता है तो उसे एक सुंदर सा राजकुमार मिलता है, उसे एक अच्छा सा किरदार मिलता है कि वो माई राजकुमार कितना ज्यादा हैंडसम है। मैं क्राउन प्रिंस मुझसे ऐसा कहता कि माय लेडी रोज आप कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, ऐसा लगता है कि मैं आपकी आंखों में खो ही जाऊंगा। लेकिन इधर मुझे देखो मैं कहाँ फंस गई हूँ, ऐसा मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले मुझे एक क्लू ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद वो नेक्स्ट सीन में मिला के पास जाती है, उसे पूछते हैं कि है मिला क्या तुम्हें पता है कि थर्ड प्रिंस के पास कौन से नॉवल उनके बहुत ज्यादा करीब है। तो थर्ड प्रिंस का बात सुनकर मिला थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या बात कर रही हो थर्ड प्रिंस, लेकिन उनके बारे में मुझे कैसे पता होगा, मैं तो एक काम से नौकरानी हूँ। जो उसकी बात सुनकर चिढ़ जाती है, उसे कहती है कि अरे बहन पागल औरत, अगर तुझे पता नहीं होगा तो तू मुझे पहले ही बता सकती है, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। वैसे क्या तुम्हें पता है कि क्या यहाँ के जो नौकर लोग हैं वो शाही महल के अंदर जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जा सकते हैं, शायद से अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो कुछ मुझे सबूत मिल जाए। तब मिला उसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ के नौकर शाही महल के लाइब्रेरी में जा सकते हैं, उनकी लिए इजाजत नहीं है। लेकिन फिर उसको गर्दन से पकड़ लेती है और उसे कहती है लेकिन अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही मदद चाहिए तो मैं एक ऐसा इंसान को जानती हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तब वो चिट निकालते हुए कहती है टड़ा, मेरे पास एक ऐसा नक्शा है जो कि तुम्हारे पास कोई भी अगर बुक तुम पढ़ना चाहती हो नहीं भी पढ़ना चाहती हो तो तुम यहाँ पर पा सकती हो। रोज तालियां मारते हुए कहती है कि वाह मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। जिसके बाद मिला रोज को वो कागज दे देती है, यानी को नक्शा दे देती है और उसे कहती है कि ले लो, यहाँ पर तुम जो चाहे वो ले सकती हो, मतलब सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तब इसे पाकर रोज काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन के अंदर सोच रही थी मुझे पता ही नहीं था कि मिला जैसी कोई अच्छी इंसान भी इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। लेकिन फिर उसको थैंक यू कहती है। मिला उससे कहती है कि अरे कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम बाहर जा रही हो तो आते समय मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना लेते ही ना। जिसके बाद रोज उसे बाय बोल के चली जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मिला का आँख को काफी ज्यादा डरावने लग रही थी और वो सोच रही थी कि अरे मेरे पास वो नोट कैसे आया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज स्ट्रीट पर घूम रही थी, तभी एक एप्पल वाला कहता है कि अरे मैडम जी क्या आप ये एप्पल खरीदना चाहोगी, काफी तो मीठा और स्वादिष्ट है। अरे नाना भैया मैं कभी और खरीदूंगी। अब वैसे मैंने सोचा था कि महल के कुछ गंदे वातावरण के कारण यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा खराब होगा, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि शायद से ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो मिला कर दिया हुआ नक्शा खोल के देखती है तब उसका सर चिकरा जाता है। वो कहती है कि मिला तुमने ये क्या दिया, मतलब
सच में ये नक्शा काम एक बच्चे का ड्राइंग ज्यादा लग रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी बोरी लेके आता है और जाके रोज से टकरा जाता है। वो कहता है कि अंधी हो क्या, दिखती नहीं है, साइड में खड़ी रहो। रोज उससे माफी मांगती है, लेकिन तभी कोई रोज को आगे उसे पकड़ लेता है और उसकी ओर खींच लेता है। ये दोनों आमने सामने थे, मतलब उल्टे साइड से। तब वो लड़का कहता है कि वैसे तुम्हें मुझे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बचा लिया है। तब रोज सीधी होती है, उससे कहती है कि अरे हाँ थैंक यू, गुड बाय। तब वो लड़का कहता है कि अरे गुड बाय, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? वैसे मैं बता दूं, मैं क्राउन प्रिंस का महल से ही तुम्हारा पीछे कर रहा हूँ, क्योंकि तुम काफी ज्यादा दिलचस्प लग रही हो। तब ये आवाज सुन के रोज थोड़ा सा हैरान हो जाती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, ए मिस्टर, तुम्हारा इरादा क्या है और तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तब वो लड़का रोज को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ईरान है। किचन में जब टायरन सबका तुमसे इंट्रोड्यूस करा रहे थे तब मैं वहीं पर था। तब रोज उससे कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तुम्हारा नाम नहीं है और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब ईरान कहता है, क्योंकि मुझे इसमें फन नजर आ रहा था। अच्छा तो तुम एक स्टोकर हो? स्टोकर हूँ? अरे मैं स्टोकर नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। देखो तुम जो कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ, तो इसलिए मेरा पीछा मत करना, ठीक है? चलो बाय। तो ये जगह यहाँ पर इसको मैप को मैं इस्तेमाल कैसे करूँ? लेकिन तब ईरान उसके हाथों से पर्ची छीन लेता है। अरे तुम कर क्या रहे हो? मैंने तुमको बोला ना कि तुम मेरा पीछा मत करो। अरे वापिस दो मुझे, आप वापिस दो। तब ईरान कहता है, अरे ये तो क्रिम्सन बुक स्टोर का नक्शा है। तब रोज ये सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और रुक जाती है। क्या तुम्हें पता है कि ये बुक स्टोर कहाँ पर है? तब ईरान उससे कहता है कि अरे मुझसे अच्छा तो कोई जानता ही नहीं है बुक स्टोर कहाँ पर है। मुझसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता उस जगह पर, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। चलो अब मुझे फॉलो करो। अब ना चाहते हुए भी रोज को उसे फॉलो करना पड़ रहा है। अब थोड़ी देर जाते हुए वो लोग एक बहुत खंडर सी जगह पर जा रहे थे। रोज कहती है कि मुझे जगह सही नहीं लग रहा, सच में क्या हम लोग सही रास्ते पर जा भी रहे हैं? अगर इसने झूठ बोला तो मैं इसे अपनी चमेली से पिटूंगी। चमेली मेरी चप्पल की नाम है। लेकिन तभी ईरान रोज की ओर देखता है एक भयंकर नजर से। इसे देख कर रोज वहीं पर रुक जाती है और बिल्कुल ठंडा पड़ जाती है। कहती है, ये क्या था जब अभी भी मैंने देखा? तब ईरान उससे कहता है कि अरे ठंडी क्या पड़ी हो, चलो मेरे साथ चलो, फॉलो करो मुझे। तो इधर बाद वो लोग पहुंच जाते। तब यहाँ पर ईरान उससे कहता है कि देखो एक क्रिम्सन बुक स्टोर, जहाँ पर कौवे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे और जगह काफी भूतिया लग रही थी। रोज कहती है, क्या मुझे इस जगह से लौट जाना चाहिए था? क्या मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। क्या मैं भाग जाऊँ यहाँ से? नहीं, अगर मैं यहाँ पर आई गई हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लू लेके जाऊंगी। मैं पीछे नहीं हट सकती। क्या पता कि यहाँ पर कुछ अच्छे से जानकारी मिल जाए। अब वो लोग जैसे ही अंदर जाते तब रोज कहती इस जगह को देख के ऐसा नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए था। सच में क्या मैं सच में सही जगह पर आई हूँ? इस जगह को देख के ऐसा नहीं लगता कि मैं सही जगह पर आई हूँ। और क्या मुझे यहाँ पर कोई नॉवेल बुक भी मिलेगा? अब वो लोग अंदर की ओर जा ही रहे थे तभी यहाँ पर ईरान उससे पूछता है, वैसे तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन से टाइप के बैंड बुक ढूंढ रही हो? तब ये बात सुन के रोज रुक जाती है। बैंड बुक? और वो हैरानी से पीछे मोड़ती है। तब ईरान उससे कहता है, अरे बुक कोई सा भी बुक, कोई सा भी बुक। वैसे तुम के यहाँ पर कोई बुक ढूंढने नहीं आई हो? वैसे तुम्हें अगर कोई सा भी बुक पसंद आएगा, जैसे रोमांटिक हो, थ्रिलर हो, हॉरर हो, तो मैं तुम्हें ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। तुम बता सकते हो कि तुम्हें क्या पसंद है, क्योंकि मैं तुम्हारे पसंद का जानता तो हूँ नहीं। रोज का चेहरा देखने लायक था, वो ठंडा पड़ जाती है। वो कहती है, अब मैं इससे क्या ही बताऊँ। अब ईरान जिस बुक को पकड़े हुए था, जब रोज उसे देखती है तब वो हैरान हो जाती है। वो एक ईवेल बुक टाइप का लग रहा था। वो कहती है, क्या यहाँ पर कुछ ईवेल बुक भी है? तब ईरान कहता, अरे लगता है कि मैंने कुछ गलत बुक ही पकड़ लिया, क्योंकि इसका कवर कुछ अलग लग रहा था। वैसे अगर तुम इसे नहीं पढ़ोगी तो मैं इसे वापस रख दूंगा। तब रोज उसे देखती है। वो कहती है कि मुझे इस आदमी के ऊपर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मतलब इस आदमी को इस जगह के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है। यह आदमी काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है, लेकिन क्या मैं इसको अपनी मदद के लिए बोल सकती हूँ? चलो ट्राई करते हैं। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन सी जगह है? तब ईरान इसकी बात सुनकर थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि अरे मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मुझसे अच्छा तुम्हें कोई भी गाइड नहीं कर सकता। वो रोज का हाथ पकड़ता है, उसे ड्रैग करते हुए कहीं पर लेके जाता है और एक दरवाजा ओपन करते हुए कहता है कि ग्रैंडपा देखो, मैं एक गेस्ट लेके आया हूँ आज। हम देखते कि एक ओल्ड आदमी लाइब्रेरी के अंदर बुक पढ़ रहा था। वो कहता है कि देखो, मैं बच्चों से डील नहीं करता। तब ईरान कहने जाता है कि अरे ग्रैंडपा, ये कोई बच्चा नहीं है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर रोज आ जाती है, उस चेयर पर बैठ जाती है और अपना जो पैसों वाला बैग था उसके सामने रखते हुए कहती है कि क्यों ना तुम ही फाइंड कर लो कि मैं एक बच्चा हूँ कि नहीं हूँ। तब इतना सारा सोना देखे ग्रैंडपा की आंखें चमक जाती है, लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और रोज को कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो, सबसे अलग। वैसे तुम यहाँ पर क्या जानने के लिए आई हो? क्राउन प्रिंस की पर्सनल नौकरानी? तभी जानकर रोज के चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। वो
सोच रही थी कि इसे इसके बारे में कैसे पता। अब उस बुक स्टोर वाले अंकल का बात सुन के रोज पहले घबरा जाती है, फिर वो सोचती है कि नहीं, मुझे घबराना नहीं चाहिए। एक इंटर्नशिप के दौरान जब मैं एक कसिनो के अंदर काम कर रही थी, तब एक इंसान ने मुझे बताया था, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, तुम्हें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और हाँ, वैसे भी इसने मुझे अपना परिचय बताने से पहले उसने मुझे जान लिया, तो मुझे ये कष्ट उठाना भी नहीं पड़ रहा है। उस बुक स्टोर वाले अंकल से कहती है, वैसे आपको ये बात कैसे पता? अरे वो घबराते हुए हंस रही थी। तब वो ओल्ड आदमी उसे कहता है कि तुम्हें पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि महल के इंसान काफी अच्छे फैब्रिक के कपड़े पहनते हैं और वो जो बेस तुमने पहना है वो काफी ज्यादा महंगा है, और देखा जाए तो तुम्हें साहस भी काफी ज्यादा है। चलो नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। वैसे किसी महान इंसान से मैंने सुना है कि युवराज के महल के जो बेडरूम नौकरानी थी उसे बदल दिया गया है, और वो नौकरानी ने युवराज का दिल भी जीत लिया। तो बताओ, तुम किस बारे में बातचीत करना पसंद करोगी? तुम क्या वही रोज ऑस्ट्रेलिया हो जो कि क्राउन प्रिंस के कमरे से बच के बाहर आ गई थी? तब ये बात सुन के रोज थोड़ी सी ठंडी पड़ जाती है। सोच रही थी कि इसे बात कैसे मालूम था, इसलिए वो कहती है कि लगता है आपको शाही परिवार के बारे में कुछ ज्यादा ही मालूम है, लगता है कि आपके पास कोई हिडन टैलेंट है। अब वो ओल्ड आदमी कहता है कि वैसे भी मैं आमतौर पर नोबल परिवार के लेकर बातचीत नहीं करता। रोज कहती है, अच्छा ऐसी बात है। वो अपने सोने का पैसों वाला बंडल उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब वो ओल्ड आदमी कहता है, अरे तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, पहले तुम्हें पूरी बात सुन लेनी चाहिए। तो उसके हाथों से वो पैसे वाला बंडल लेता है और उसे कहता है कि देखो, मैं आमतौर पर राज परिवार के बारे में बातचीत नहीं करता, लेकिन अगर ये बात क्राउन प्रिंस की नौकरानी के बारे में है तो मैं तुम्हें बताना जरूर पसंद करूंगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बस मुझे बताओ। रोज देखती है कि ओल्ड आदमी उस बोरी में से 3-4 सिक्के निकाल लेता है। तब वो देख के हैरान होती है और उस ओल्ड आदमी से कहती है कि तुम क्या मेरे दिए हुए पैसे स्वीकार कर रहे हो? ओल्ड आदमी कहता है कि हाँ, ये कुछ वस्तुओं के ऊपर निर्भर करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, खोए हुए जादू निबंध पुस्तक या फिर खोए हुए लाल हीरा? रोज उस ओल्ड आदमी से कहती है, जो चीज मुझे चाहिए वो था थर्ड क्राउन प्रिंस का दिया हुआ वो निमंत्रण पत्र जो पार्टी के लिए था, लेकिन उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। वो बात ये है कि मुझे यहाँ पर जीवित रहना है और यहाँ पर सरवाइव करना है, और मुझे कैसे के हाथों पकड़े नहीं जाना है, और ऊपर से मुझे यहाँ की फीमेल लीड को भी ढूंढना है। वो कहाँ है मुझे अभी तक नहीं पता, और मुझे ये भी जानना है कि टियाल का ड्यूक कौन सा बड़ा सीक्रेट को छुपा रहा है। मेरा अनुमान है कि ड्यूक ऑफ टियाल सबसे ज्यादा जिस चीज को छिपाना चाहता है वो है यहाँ की फीमेल लीड, जो कि एक नाजायज संतान है। अगर ये ओल्ड आदमी मुझे सही जानकारी देता है तो फिर मैं आगे की जानकारी अच्छे तरीके से हासिल कर सकती हूँ। अगर ये बात मुझे पता चल जाती है तो मैं एक तीर से 2 निशाने कर सकती हूँ। वाह, मैं तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अब क्योंकि क्राउन प्रिंस ने मुझे 2 दिन का टाइम दिया है तो मुझे इस ओल्ड आदमी से 1 दिन में सारा काम करवाना होगा। वैसे मैं आपसे बोल रही थी, क्या आप मेरा काम ये 1 दिन में कर सकते हैं? वो ओल्ड आदमी रोज को थोड़ा सा घूरते हुए कहता है, अब क्या तुम मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर रही हो? तब रोज कहती है कि देखो, ये 3 सोने के सिक्के हैं, अगर तुम मुझे सटीक से जानकारी अच्छे तरीके से दे देते हो तो अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हारा वेतन दुगना कर दूंगी। ओल्ड आदमी रोज से कहता है कि तुम लोगों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानती हो मिस, वैसे ठीक है, मैं कल तक तुम्हारा काम कर दूंगा। तब वो दोनों डील पक्की करते और हाथ मिला के रोज वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन तब इरन कहता है कि वैसे रोज तुम्हें कैसे पता कि वो ओल्ड आदमी 3 सिक्कों पर ही मान जाएगा? और रोज कहती है, अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो बस अनुमान लगाया, क्योंकि वो ओल्ड आदमी ने 3 सिक्कों पर ही अपनी गिनती बंद कर दी थी। लेकिन वो मन में सोचती है कि मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहा है, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है? तब वो हंसने लगता है और रोज से कहता है कि अरे रोज, तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, अब से मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखनी होगी। उसकी क्रीपी सी स्माइल देके रोज तो डर जाती है। उससे कहती है कि तुम इतने ज्यादा क्रीपी सी स्माइल क्यों दे रहे हो, मुझे डर लग रहा है और मुझे चुपचाप यहाँ से महल ले चलो। एरन कहता है, क्या क्रीपी? लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ताजा ताजा हंसा है। रोज कहती है, पागल कहीं का, तुम्हारा दिमाग क्या सही ठिकाने पर है? एरन कहता है, देखो अब तुम मुझे पागल बोल रही है, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। जिसके बाद लोग लड़ते झगड़ते महल तक पहुंच ही जाते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि रोज उसी बुक को लेकर अपने बेड पर बैठी हुई थी और काफी ज्यादा गहरी सोच में थी। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिम्सन अगर बुक का कारोबार करता है, लेकिन फिर वो है तो एक दलाली। से महल के मामलों के जानकारियों के साथ साथ पिछले बार जितनी सारी गलतियां हुई है उसके बारे में भी उसने अच्छी खासी जानकारी रखी है। लेकिन उस बुढ़े ने मुझसे 3 गोल्ड कॉइन ले लिया, लेकिन मुझे पहले जानकारी नहीं दिया। कम से कम मुझे पहले जानकारी तो दे देना चाहिए था उसे। लेकिन तब वो बुक के पन्ने उलटती है तो उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर एक मेलोडी नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया है। लेकिन अब मेलोडी नाम का व्यक्ति है कौन आखिरकार? लेकिन उस बुक के अंदर लिखा था कि मेलोडी ने मुझे एक बॉक्स का डब्बा दिया था, उसमें जड़ी बूटियों के बारे में काफी अच्छी जानकारी थी, और उसने मुझे ये भी सिखाया था कि शहर के बारे में मुझे कैसे जानकारी हासिल करनी है और मुझे कैसे पता करना है कि कौन सा चीज जहरीला है या नहीं। अगर तुम्हें शक हो रहा है तो तुम ब्रिज का पत्ता लेके उसमें डुबो सकती हो। अगर वो पत्ता नीला पड़ जाता है तो इसका मतलब उस खाने में या फिर कोई भी चीज में उसमें जहर है। वैसे मैंने ब्रिजेट का पत्ता वाला बॉक्स डेस्क के तीसरे दराज में रख दिया है। अब यहाँ पर रोज थोड़ी सी ठहर जाती है, वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी, मतलब
सच में क्या वो चीज़ यहीं पर है? नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर वो कांपते हुए हाथों से उस डोर को खोलती है, तब उसे देखने को मिलता है कि सच में वो पत्ता वहीं पर था और ये दराज का पत्ता अभी तक ताजा था। अब रोज सोच रही थी, क्या वो जो रोज मरी थी, जो अगली वाली रोज थी, वो क्या मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है? अगर तुम मेरी सच में मदद करना चाहती हो तो प्लीज प्लीज मुझे घर भेज दो। प्लीज मुझे घर भेज दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मुझे उदास नहीं होना। वैसे भी मैंने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे उदास नहीं होना। अगर मैंने इसी तरीके से हार्ड वर्किंग करती रही तो मैं तब तक सरवाइव कर सकती हूँ जब तक यहाँ की फीमेल लीड यहाँ पर वापस नहीं आ जाती। एक बार बस यहाँ पर वो वापस आ जाए, फिर मैं इस महल को छोड़ के चली जाऊंगी। देन इसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस जगह को छोड़कर मैं अपनी असली दुनिया में वापस जा सकूं। तो मैं ये कर सकती हूँ। लगी रहो ली चैनरी, तुम कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रोज को कोई एक पर्चा दिख जाता है। जब वो रोज वो पर्चा को ओपन करती तब उसे देखने को मिलता है उस पर्चे में लिखा हुआ था क्राउन प्रिंस ने उसके जैसे दिखने वाली एक लड़की के ऊपर नजरबंदी करके रखा है, जिस लड़के का नाम सेरीना है। तब रोज सोचती है क्या ये सेरीना नाम की लड़की, क्या ये सच में फीमेल लीड है? लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अभी भी जिंदा है। तब वहाँ उसके सामने एक देवी प्रकट होती है। रोज कहती है कि प्लीज मेरा मार्गदर्शन करो, मैं तो भटक रही हूँ। वो देवी उसे कहती है बस सही टाइम के लिए रुको बच्चा, तुम्हें जब वो मेल लीड आएगा तब उसके सामने सही टाइम पर जाना है बस। तब वो डिलीवरी बॉय जो भी था वो रोज से कहता है क्या तुम अपना नेक्स्ट रिक्वेस्ट देने के लिए तैयार हो मुझे? रोज कहती है हाँ बिल्कुल। वो वहाँ पर लिखती है कि अब नेक्स्ट टाइम पर तुम मुझे उस चीज को ला के दो जो हमें नेक्स्ट पार्टी में लेके जाएगा, जो मार्क्स रेड 3 दिन के अंदर जो मार्क्स रेड पार्टी होने वाले उसका निमंत्रण पत्र तुम्हें बस हासिल करना है। तब रोज वो पर्चा लिख के उस आदमी को दे देती है। वो आदमी भी यहाँ पर चला जाता है। रोज काफी ज्यादा खुश होती है कि सब कुछ स्मूथली जा रहा है, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज क्राउन प्रिंस के सामने होती है और उसे एक इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है कि देखो मेरे पास इनविटेशन कार्ड है। क्राउन प्रिंस कहता है कि बस एक ही है यहाँ पर। तो रोज कहती है अरे ना ना मेरे पास 3 है, देखो यहाँ पर। थैंक यू क्रिम्सन, वो मनी मन कहती है। क्रिम्सन कहता है कि तुम्हारा जो था जो भी काम वो तो बहुत ज्यादा आसान था। फिर क्राउन प्रिंस उस निमंत्रण पत्र को लेते हुए कहता है क्या तुम जानती भी हो ये क्या चीज है? तब रोज कहती है क्या निमंत्रण पत्र और क्या? आई थिंक मुझे तो यही लगता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किस प्रकार का इनविटेशन कार्ड है। रोज मनी मन सोचती है अरे जो उसने मांगा था मैंने दे तो दिया, अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? जबकि क्राउन प्रिंस सोच रहा था कि जैसे कि था क्राउन प्रिंस का ऑक्शन है तो इस चीज को बहुत ही आराम से और गुप्त तरीके से इन्वेशन किया जाता है, क्योंकि था क्राउन प्रिंस कुछ इनलीगल कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ है, इसलिए वो सारी चीजों को बहुत ही गुप्त तरीके से इन्वेंशन करता है। लेकिन आखिरकार ये लड़की है कौन? क्या ये लड़की एक स्पाई है? ये बेरोनिया ईस्टर्न परिवार से पैदा हुई है। वे लोग एक ग्रामीण इलाके में रहते थे, लेकिन एक महामारी के दौरान उसके माता पिता की मौत हो गई। तब से वो इस महल के अंदर नौकरानी के तौर पर काम कर रही है। और रोयल ने भी मुझे बताया था कि इसके ऊपर ऐसी कोई भी चीज नहीं पाई गई हो जिसके ऊपर हमको शक करना चाहिए। तो क्या एक साधारण से नौकरानी को शाही नोबेल पार्टी का 3 टिकट इतनी आसानी से मिल गया? इम्पॉसिबल। या फिर मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि जब एक इंसान बहुत ही गहरी मुसीबत में पड़ जाता है तब वो किसी भी हद तक और कितने दूर भी जा सकता है। अगर वो जिंदा रहने के लिए मेरे किसी भी आदेशों का पालन करने के लिए तैयार है तो दिलचस्प। ये लड़की मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही है। गुड। तुम मेरे साथ पार्टी में आ रही हो? क्या? मैं समझी नहीं। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने बोला कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। लेकिन रोज ये सुन के अपना सर पकड़ लेती है। अरे मैं ही क्यों, मैं तो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से सोने वाले कमरे में काम करती हूँ, मैंने मतलब है बेड ठीक करती हूँ और घर का काम करती हूँ, लेकिन मैं ही क्यों? अगर मैं ओवर टाइम करूँगी तो क्या तुम मुझे इसका पैसा दोगे? लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। यस योर हाइनेस, जैसा आप बोले। जबकि रोज अपना सर पकड़ के सोच रही होती मैं ही क्यों, मुझे पार्टी में नहीं जाना। क्या मैं कोई बहाना मार दूं या फिर कुछ ऐसा करूं जो मुझे नहीं जाना हो? इसके लिए क्या ये मना नहीं कर सकता मुझे? जबकि इसकी हरकतें देख के क्राउन प्रिंस स्माइल करता है। लेकिन रोज हर लड़की की तरह बिल्कुल भी कंफ्यूज थी कि पार्टी में जाने से पहले वो क्या पहने। जबकि क्राउन प्रिंस सोच रहा था कि इसके ऊपर मुझे अभी नजर रखनी होगी, लेकिन तभी वो उसे रोयल की बात याद आती है कि रोयल सोच रहा था कि क्राउन प्रिंस तुम उस लड़की से काफी ज्यादा इम्प्रेस लग रहे हो। क्राउन प्रिंस कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बेचारे ने जोर से बोल दिया था। तब रोज अपना रोना बंद करके उसकी ओर देखने लगती है। क्राउन प्रिंस कहता है क्या क्या देख रही हो मेरी ओर? अगर तुम्हारा काम हो गया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। खड़ूस कहीं का। यस योर हाइनेस, आई टेक माई लीव। कितना ज्यादा टेम्पर इसके अंदर। मुझे जरा सा भी रिग्रेट नहीं होगा अगर मैं इसके सर के ऊपर एक टपली मार दूं। अब वो दरवाजे के बाहर आके सोच रही थी
लेकिन मुझे क्यों पार्टी में जाना है? मुझे पार्टी में सच में नहीं जाना है। अगर ये 21 सेंचुरी होता तो मैं इसको पुलिस में भेज देती मुझे परेशान करने के लिए। अपने आप को ये क्या सोचता है खड़ूस कहीं कर। वो एक क्राउन प्रिंस है तो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, मतलब जो चाहे वो मन में बोल दे, अगला इंसान के बारे में कुछ सोचे भी ना। ये मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। ये लो मेरी उंगली खाओ। लेकिन फिर भी जहाँ तो मैं रही हूँ इसके लिए मुझे तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद वो नेक्स्ट सीन एरिन के पास जाती है, उससे उसका कपड़ा मांगती है। एरिन कहता है लेकिन मेरा कपड़ा कौन पहनेगा? रोज कहती है अरे मैं पहनूंगी, प्लीज मुझे दे दो क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई कपड़ा है ही नहीं। एरिन कहता है कि मुझे अपना कपड़ा देने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन क्या मेरे कपड़े तुमको तुम्हारे ऊपर फिट आएंगे? क्योंकि 30 सेंटीमीटर की गैप जो लग रही है। रोज कहती है अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कपड़े का अच्छे तरीके से ध्यान रख लूंगी, तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी वाला दिन आ चुका था और जब रोज उसे देखती है तो वो कहती है कि भाई खड़ूस तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तब क्राउन प्रिंस रोज को देखता है तो कहता है कि तुमने क्या पहन रखा है? रोज कहती है कि अरे क्योंकि मैं आपके साथ जा रही हूँ, आपके असिस्टेंट हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसा कपड़ा पहन रखा है, ये तो अच्छी बात है। क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? रोज अपने मन के अंदर कहती है यही तो बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, क्या तुम पागल हो चुके हो? हमेशा गुस्साता रहता है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर एंगर इशू चल रहा है। जबकि क्राउन प्रिंस अपने अलमारी के पास जाता है, उसमें से एक लेडीज का कपड़ा निकाल के उसको और फेंकते हुए कहता है कि जल्दी से इसे पहन लो, तुम मेरे साथ मेरी पार्टनर बन के वहाँ पर जा रही हो। रोजे सुनकर हैरान हो जाती है, वो कहती है कि क्या? मैं समझी नहीं। पार्टनर? क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि 6 बजे तक महल से निकलकर नीली छत वाली इमारत के सामने जो मंदिर है उसके सामने आ जाना, समझी? तब रोज हैरान हो जाती है लेकिन अभी तो 2 घंटे बाकी है और वो मुझे बिना किसी मदद के अकेले तैयार होने की उम्मीद कर रहा है, वो भी इतने जल्दी। मैं इतनी जल्दी कैसे कर सकती हूँ? जिसके बाद रोज कपड़े चेंज कर लेती है, लेकिन वो कहती है इस तरीके का कपड़ा पहनना सच में बहुत ज्यादा कठिन है। क्या यहाँ के लोग हर टाइम पर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं? ये इस कपड़े के इस जिप पर लगाने में ही 1 घंटा लगा। चलो बारी मेकअप किया, वैसे भी यहाँ पर मेकअप का सामान तो होगा ही, लेकिन जब वो डोर ओपन करती है तब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो कहती है क्या सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है? मतलब कुछ भी नहीं? क्या एक बैरन की बेटी मेकअप नहीं कर सकती? एक ऐसी बात हुई, इसका मतलब मैं एक लिपस्टिक भी नहीं लगा सकती? मेरे पीले होठ और ज्यादा पीले और काले पड़ जाएंगे। मैं अपने गंदी सी शक्ल लेके पार्टी में जाऊंगी। मुझे उसे ड्रेस की जगह मुझे अच्छी तरीके से कुछ मेकअप का सामान मांगना चाहिए था। अबे उसके सामने वो डायरी नजर आती है, वो कहती है हाँ ये डायरी में मेरी मदद कर सकती है। अरे क्या तुम सुन रही हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे कुछ अच्छा सा मेकअप का चीज दे दो। चलो अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे इस पार्टी को छोड़ने में मदद करो। अरे कुछ तो बोलो मेरी माँ, मेरी मदद करो। तब वो डायरी चमकने लगती है, लेकिन जब वो डायरी को ओपन करती है तब उस डायरी का लिखावट बिल्कुल चेंज हो जाती है। वहाँ पर लिखा हुआ था, जहाँ पर लिखा था कि मेलेनी ने बताया था कि एक व्यापार के दौरान उसको एक व्यापारी ने बहुत ही अच्छा मेकअप प्रोडक्ट दिया था, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा मेकअप और बहुत ही महंगा चीज है। इसे इस्तेमाल करने से न केवल आप सुंदर हो जाएंगे बल्कि आपका चेहरा और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और उसने उस मेकअप प्रोडक्ट को अलमारी के दूसरी ओर डाई ड्रॉअर में रखा था। रोज गई थी अलमारी के दराज में, लेकिन मैंने अलमारी के दराज चेक किया था, यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, तो मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर कोई भी चीज नहीं होगा। लेकिन जब वो डोर को ओपन करती है तो बिल्कुल हैरान हो जाती है, वो बिल्कुल यहाँ पर ठंडी पड़ चुकी थी। याद आता है कि ली चंडी जब वो कोरिया में थी तब वो अपने मेकअप को इसी पाउच में रखा करती थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये पाउच यहाँ पर आया कैसे? मेकअप, लिपस्टिक, यहाँ तक कि पाउडर, सेम टू सेम वही चीज, सब कुछ इसी पाउच में, लेकिन कैसे? रोज का दिमाग यहाँ पर खराब हो जाता है। मैं समझ रही हूँ कि तुम मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही हो। तुम मुझे घर नहीं भेज सकती, लेकिन जो सामान मुझे चाहिए, जिसकी मुझे जरूरत है, तुम मुझे वो दे सकती हो। वाह, इसका मतलब ये है कि मुझे इस दुनिया में जिस भी चीज की जरूरत है तुम मुझे सारी चीजें प्रोवाइड कर सकती हो, सिवाय मुझे मेरा घर भेजने का। कौन है ये मेलोरिन? क्या चाहती हो मुझसे? मेरी धरती के सामान यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे घर क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मुझे मेरा घर भेज दो। क्या तुम मेरी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हो? मुझे आंसर दो, प्लीज मुझे आंसर दो। अच्छा तो तुम मुझे आंसर नहीं दोगी, लेकिन समझ लो मैं तुम्हें फाड़ दूंगी और मुझे मैं जला भी सकती हूँ। जल्दी से मुझे मेरा आंसर दो, मुझे मेरा आंसर चाहिए। शांत हो जाओ, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। वैसे भी मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी के लिए मैं पार्टी के लिए तैयार हो जाती हूँ, जिसके बाद मैं पार्टी के आने के बाद मैं इस डायरी की खबर लूंगी और आने के बाद मैं इस दुनिया और यहाँ की जादुई चीज़ों के बारे में भी मैं यहाँ पर जानकारी जरूर लूंगी। और तुम आने के बाद मैं तुम्हें देखूंगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है मुझे। जिसके बाद वो दरवाजे से बाहर निकल जाती है, लेकिन फिर दरवाजे के अंदर आके फिर उससे कहती झांकते हुए, देख लेना इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। जिसके बाद वो तैयार होकर बाहर चली जाती है। तब वहाँ पर क्राउन प्रिंस उसका इंतजार कर रहा था। वो कैरेज के अंदर से उसको बुलाता है कि जल्दी से अंदर आ जाओ। जब वो अंदर जाती है तब क्राउन प्रिंस उससे कहता है,
तुम तो टाइम से पहले ही आ गई यहाँ पर, देरी नहीं किया तुमने। तब रोज मन के अंदर सोच रही थी, क्या मैं देरी करके कोई मुसीबत में पड़ना चाहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तब वो कह दी, अरे नहीं नहीं मेरे महामहिम, आपके लिए तो कभी भी मैं देरी नहीं कर सकती। देरी करेगी क्या? मैं आपके अपमानित करूंगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उफ, 10 मिनट पहले आना, कितना ज्यादा अच्छा काम किया मैंने, वो मन के अंदर ही कहती है। तब क्राउन प्रिंस उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि स्टोर में मुझसे बात मत करना। खैर जाने दो, ये लो मार्क्स, इसे पहन लो। तुम्हें पता है ना हम क्राउन प्रिंस के तीसरे पार्टी में जा रहे हैं, वो एक नीलामी की पार्टी है। शायद से तुम्हें पता नहीं है कि तीसरे क्राउन प्रिंस के साथ मेरा कैसा रिश्ता है। रोज अपने मन के अंदर कहती है, वैसे मुझे तो पता है कि क्राउन प्रिंस के साथ तुम्हारा कैसा रिलेशनशिप है, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जबकि क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि तुम अच्छी तरीके से मार्क्स को पहन लो, क्योंकि हमें अपना पहचान यहाँ पर नहीं बताना है, क्योंकि ये जगह खतरनाक हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना। वैसे हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। अब वे लोग जैसे कैरेट से उतरते हैं, तब क्राउन प्रिंस उसे कहता है, क्या मैं इसे अब उतार सकता हूँ? तब रोज कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन क्राउन प्रिंस उसका कोट को उतार देता है। तब वो देखता है रोज तो काफी ज्यादा सुंदर है, उसके मन में फूल फूटने लगते हैं, इसलिए वो रोज के हाथों को लेके उसमें किस करता है। रोज कहती है, अरे क्या कर रहा है? रोज कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही कुछ करते रहे तो मैं तुम्हारी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। क्राउन प्रिंस कहता है, अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम्हारी इस मोटी सी अकल में थोड़ा सा भी दिमाग है तो तुम्हें पता होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं और हम अभी किस वेश में हैं। हम लोग अभी एक कपल है, समझी? तब रोज अपनी नजर चारों ओर घुमा कर देखती है। तब उसे देखने को मिलता है कि जहाँ पर उसकी नजर जा रही है सारी और कपल ही कपल है। तब वो कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गई। क्राउन प्रिंस कहता है, तो क्या तुम मेरी थोड़ी सी पास नहीं आओगी? तब रोज कहती है, देखा जाए तो वैसे ये राहत की बात है, मुझे थोड़ा सा ठंडक महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है। वैसे मैं आपको क्या नाम से बुलाऊं? हनी, बेबी या? क्राउन प्रिंस अपना मुंह घुमा लेता और कहता है, तुम्हारी जो मर्जी, जैसे मन करे वैसे बुलाओ। इसके बाद दोनों हाथ में हाथ पकड़ के पार्टी में चले जाते हैं। अब वे लोग जाके एक जगह पर बैठे हुए थे। तब क्राउन प्रिंस रोज की तरफ नजर घुमाता है। वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, वो उसे देखे जा रहा था। वो कहता है कि देखो एक लड़की तो आम सी है, लेकिन ये दिखावा जैसे कर रही है जैसे कि एक नोबेल परिवार की लड़की है, लेकिन सच में इसके ऊपर ये सूट कर रहा है, काफी ज्यादा सुंदर दिख रही है लड़की। लेकिन फिर वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगा था। अब वो सोच रहा था कि मैंने उसको अपनी माँ की ड्रेस ही क्यों दिया, मैं उसे कुछ और भी तो दे सकता था। अब वो फिर रोज के बारे में सोच रहा था, जब वो बहुत ज्यादा पागल टाइप की हो गई थी कि मुझे क्या पहनना चाहिए पार्टी में। तब वो कहता है कि लगता है मुझे ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए था, ये काफी अच्छी लग रही है और मुझे एक पार्टनर की भी तो जरूरत थी, बस बात खत्म। तब फिर वो रोज का कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी माई लेडी? रोज तब ये सुन के हैरान हो जाती है। वो कहती, क्या मैं? लेकिन मुझे तो डांस करना आता ही नहीं है। क्राउन प्रिंस कहता है कि देखो अगर तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगी तो यहाँ पर कौन मेरे साथ डांस करेगा बताओ। जिसके बाद वो लोग हाथ में हाथ पकड़ कर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये लोग डांस कर रहे होते तब रोज क्राउन प्रिंस की ओर देख रही थी। वो कहती है, इसका आधा चेहरा ढका हुआ है फिर भी ये काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ की मेन नायिका मतलब जो फीमेल लीड है वो क्यों इस बदतमीज बदमाश और घमंडी इंसान के प्यार में पड़ चुकी थी। अब वे लोग डांस कर ही रहे थे, तभी क्राउन प्रिंस के पैरों के ऊपर रोज का पैर पड़ जाता है। क्राउन प्रिंस उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है ना, अगर तुम क्राउन प्रिंस के पैरों के ऊपर पैर रखोगी तो तुम्हारा मुंडी उड़ जाएगा गर्दन से। तब रोज घबराते हुए कहती है कि अरे मैं वापस लेती हूँ, चिंता मत करो। जबकि वो मन के अंदर ही सोच रही थी, कितना ज्यादा घमंडी और रूड है, ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे प्यार में पड़ सकता है। मुझे तो लगता है जो फीमेल लीड थी वो इसके हैंडसम चेहरे के ऊपर फॉल कर गई होगी, क्योंकि इसके पास बस हैंडसम चेहरा ही है, दिमाग तो इसके पास है नहीं और ना ही बिहेवियर। तब क्राउन प्रिंस की बड़बड़ाहट सुन रहा था और उसे देख रहा था घूर घूर कर, लेकिन रोज की ऐसी हरकतें देखकर वो स्माइल करता है। तब ये अनाउंसमेंट होता है, देवी और सज्जनों, प्रोग्राम को बहुत ही जल्दी शुरू किया जाएगा, तो आप लोग अपना अपना सीट लेके बैठ जाइए। जबकि सारे लोग बात कर रहे थे, इस बार नीलामी में काफी सारे जो चीजें हैं वो जिंदा है। रोज इनकी बातें सुन रही थी लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी नीलामी वाला आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि देखो इस बार की नीलामी की जो आइटम है वो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से पकड़े जाने वाला एक सिल्वर वुल्फ। तभी इसे देखकर रोज कहती है, मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ लोग करने वाले हैं। इसे देखकर क्राउन प्रिंस हैरान हो जाता है कि अरे इसको इतना जोश कहाँ से आ गया। लेकिन रोज अपने मन के अंदर ही सोच रही थी कि मुझे 911 पर कॉल करना चाहिए और ये पुलिस के ऊपर दे देना चाहिए। ये लोग एक मासूम जानवर के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म कर रहे हैं और उन्हें भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। जालिम लोग, ये बेचारी तो कितनी ज्यादा मासूम है, क्या मुझे इनको आजाद करने के लिए कुछ करना चाहिए? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तब क्राउन प्रिंस उसका जोश देखते हुए कहता है कि यहाँ पर कुछ गलत है क्या? तब यहाँ पर रोजो से कहती है, क्या हम लोग यहाँ पर सारी चीजें खरीद नहीं सकते? अगर क्या हम लोग सारी चीजें खरीद ले तो क्या ये आइटम यानी कि ये ऑक्शन खत्म हो जाएगा?
क्राउन प्रिंस कहता है कि हाँ ऑक्शन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन तब वो उसका हाथ अपने हाथों में लेके उसे किस करने जाता है। उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सारी चीजें खरीद तो नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ ऐसी आइटम है जो मैं तुम्हारे लिए जरूर खरीद सकता हूँ। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करे और ध्यान से करे। मुझे आशा है कि तुम अच्छे तरीके से इस काम को कर लोगी ताकि किसी का भी नजर हमारे ऊपर ना पड़े। तब वह सुन के रोज कहती है कि हाँ बात तो ही सही कर रहे हैं, मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो इन लोगों की नजरें हमारे ऊपर पड़े। वैसे भी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कुछ भी यहाँ पर मांग सकती हूँ या फिर कर सकती हूँ। मुझे अपनी यहाँ पर औकात नहीं भूलनी चाहिए, और वैसे भी मैं यहाँ पर इसकी पार्टनर बन के आई हूँ तो मुझे इसका भी ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मैं कर सकती हूँ वो है, तब वो क्राउन प्रिंस का हाथ पकड़ लेती है और बिल्कुल मीठी मीठी से बातें करने लगती है। वो कहती है हनी क्या तुम मेरे लिए टॉप टायर की बहुत एक्सपेंसिव चीजें बाई नहीं कर सकते? मुझे पता है कि तुम मेरे लिए सच में बाय कर सकते हो, है ना? क्राउन प्रिंस इसकी एक्टिंग देख के तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है अरे बाप रे, ये तो सच में एक्टिंग में ही ढल गई है। तब वो उसका चेन पकड़ के उसके करीब जाते हुए उसे कहता है कि ऐसे यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए बाय नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो रोज की तरफ कुछ अजीब सा महसूस करता है। वो कहता है कि ये क्या चीज है, लेकिन जैसे वो रोज को किस करने जाता है रोज अपना मुंह घुमा लेती है, इसलिए उसका किस उसके गालों पर चला जाता है। तब रोज उससे कहती है अरे तुम ये क्या कर रहे हो, क्या हमें इतना भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है? और वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। लेकिन तब क्राउन प्रिंस उसका हाथ लेते हुए अपने होठों के पास लेके जाता है और उससे कहता है कि मेरी जान, हम लोग ऑक्शन में दोबारा आएंगे तो हम लोग इससे भी कुछ अच्छा करेंगे। तब ये सुनकर रोज हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि मेरी जान तुम यहाँ पर सांस लेना भूल गई हो, तो मेरी जान तुम सांस लो वरना यहीं पर टपक जाओगी। तब रोज चिल्लाते उसके ऊपर कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि हम लोग दोबारा ऐसा कुछ करेंगे और इससे भी कुछ ज्यादा? जबकि क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि तुम अपना चेहरा ऐसे क्यों बना रही हो, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो मेरी प्यारी रोज? आंसर दो मुझे। तब रोज कहती अच्छा बड़ा बन रहा है, चलो फिर से आजमा के देखते हैं। तब उन दोनों के अंदर अब कंपटीशन लग जाता है। रोज उससे कहती है कि मेरे प्यारे जान मुझे वो वाला चाहिए, हाँ मुझे वो वाला भी चाहिए। नहीं नहीं देखो देखो वो वाला कितना ज्यादा प्यारा है, मुझे वो वाला भी चाहिए। क्राउन प्रिंस बोलता है कि हाँ मेरी प्यारी जान को जो कुछ भी चाहिए सब दिला दूंगा, मुझे सारी चीजें खरीद लो। रोज तो यहाँ पर काफी तक खुश होती है कि इस लाइफ को जीते हुए मैंने सारी चीजें कर डाली जो मैं करना चाहती थी, वाकई में मैंने कर डाली। लेकिन तभी वो हैरान हो जाती क्योंकि ऑक्शन के अंदर जो लास्ट आइटम बचा था वो था सिल्वर हिरन। यह हिरन काफी ज्यादा सुंदर तो थी, लेकिन ये हिरन जैसी नहीं लग रही थी क्योंकि इसकी आंखें काफी रहस्यमय दिख रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा रहस्यमय तो मेरे सामने एक लाल आंखों वाला आदमी बैठा है जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस लगता है मुझे। तब क्राउन प्रिंस उसकी ओर देखता है, उससे कहता है कि अरे तुम्हारा क्या शौक पूरा नहीं है, तुम्हें और भी कुछ चाहिए? तो वो कहते हैं नहीं हो तो गया मेरा। लेकिन वो फिर कहती है कि नहीं मुझे इसको लेना ही पड़ेगा। जबकि रोज उस हिरन की ओर देखते हुए कहती है कि ये हिरन तो वाकई में काफी अच्छी है, लेकिन मुझे इस करना ही पड़ेगा। वो उसकी ओर हाथ दिखाते हुए कहती है कि ये भी मुझे चाहिए। तब क्राउन प्रिंस थोड़ा सा एक इविल सा स्माइल लेता है और कहता है कि गुड। जिसके बाद यहाँ पर बोली लगती है 200,000 गोल्ड कॉइन। क्या यहाँ पर और कोई है जो बोली लगाएगा? तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहता है कि ठीक है 500,000 गोल्ड कॉइन। तब ये सुन के सारे लोग चौंक जाते हैं, लेकिन वो ऑक्शन जीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब वो लोग ऑक्शन जीत चुके होते हैं तब उन लोगों को एक आरामदायक जगह पर लिया जाता है, मतलब जहाँ पर रेस्ट रूम होता है वहाँ पर। और वो आदमी उनको बताता है कि तुम लोग थोड़ी देर यहाँ पर आराम करो, जिसके बाद हम तुम्हारे आइटम को अच्छी तरीके से तैयार कर देंगे, तब तुम यहाँ पर ले जा सकते हो। तब रोज एक जोरदार सांस फेंकती है और कहती है उफ चलो खत्म हुआ। लेकिन क्राउन प्रिंस अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया, तुमने देखा नहीं अभी भी काम बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे और काम भी बाकी है। तब रोज अपने मन के अंदर सोचती है क्या ये प्यार से नहीं कह सकता इतनी बातें, और मैंने इतना अच्छा काम भी तो किया है, थोड़ा सा तारीफ कर देता तो क्या होता, बेवकूफ कहीं का एक नंबर का घमंडी है। जबकि कैलिकस रोज से कहता है कि अगर इस ऑक्शन को थर्ड क्राउन प्रिंस ने तैयार किया होगा तो हमें इसके लिए प्रूफ चाहिए होगा। यहाँ पर जो पेमेंट मेथड होने वाला है अप्रूवल पॉइंट, वो डॉक्यूमेंट्स इसी महल के अंदर इसी फ्लोर के अंदर कहीं ना कहीं पर छुपा के रखा होगा। कैसा रहेगा कि हम एक काइंड एक्सप्लेनेशन दें? तब रोज अपना सर झुकाते हुए कहती है कि यस योर हाइनेस, जैसा आप कहे आपका काइंड एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है। जबकि मनी मन कहती है काइंड एक्सप्लेनेशन माय फुट, बड़ा आया काइंड एक्सप्लेनेशन देने वाला, एक नंबर का घमंडी बेवकूफ कूद। खैर जाने तो मन की आवाज भी सुन सकता है। जबकि रोज को ऐसा कहता ही क्राउन प्रिंस उसकी ओर थोड़ा सा घूर के देखता है और उसके पास जाती उसके चीन को पकड़ लेता है और उसे कहता है भले ही तुमने मास्क को पहन रखा हो और भले ही तुम बड़े आराम से निश्चिंत लग रही हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे हाव भाव को देखकर तुम्हें पहचान सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो मन के अंदर। वो एक क्रीपी सा चेहरा बनाता है, उससे कहता है कि याद रखना तुमने लॉयल्टी की बात की थी तो लॉयल्टी बनी रहनी चाहिए, वरना तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, है ना? तब रोज कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं अपनी लॉयल्टी बनाए रखूंगी, मैं
कोई भी गलती नहीं करूंगी आगे से। क्राउन प्रिंस उसका चेन छोड़ देता है, उससे कहता है कि हाँ यही याद रखना, यहाँ पर सतर्क रहना और अपनी पहचान अच्छी तरीके से छुपाए रखना, क्योंकि अभी भी मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। तब इसकी हरकतें से रोज काफी ज्यादा डर जाती है। वो डरते हुए कहती है कि मैं बहुत आराम से इसलिए रह रही थी क्योंकि उस टाइम पर इसका जो छवि था वो काफी ज्यादा अलग था और फ्रेंडली था। मुझे लगा नहीं था कि वो इस तरीके से हरकत भी कर सकता है बाद में। मैं ये बात कैसे भूल गई थी कि आगे जाके अपने तीनों भाइयों को मार डालेगा और फिर सिंहासन में बैठ जाएगा, जिसके बाद वो एक तानाशाह बन जाएगा। तो हाँ, मुझे अपनी सतर्कता बनाए रखनी होगी। और इसने अभी कहा है कि मुझे उस रूम का डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना है और अभी उस सर्वेंट कुछ ही देर में वापिस आ जाएंगी, तो इसलिए हम इस रूम को भी नहीं छोड़ सकते। जबकि उसे याद आता है कि पास्ट लाइफ में ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ था जब उसे एक हिडन दरवाजा मिल गया था घर के अंदर। इसलिए वो सोच रही थी क्या यहाँ पर भी कोई हिडन दरवाजा होगा। वैसे ये क्या सोचना कोई बचकानी हरकतें तो नहीं है। इसलिए अब वो पूरे कमरे में घूम घूम के अपने हाथों से ठोक ठोक के दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। क्राउन प्रिंस यानी कि कैलिकस उससे कहता है तुम ये क्या कर रही हो, जबकि उस दरवाजा ठोकते हुए कहती है कि अरे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तभी उस दरवाजे में कुछ आवाज होता है, यानी कि उस दीवार के ऊपर आवाज होता है। ये दोनों चौंक जाते हैं। दीवार पर आवाज। कैलिकस हैरान होता है, वो कहता है कि क्या इसका मतलब सच यही है। लेकिन तभी वो जो बेटर होते हैं वो आ जाते हैं, जो नौकर होते हैं, और वो अपने साथ शराब की कुछ बोतलें भी लेके आए थे, बियर वगैरह के। वो कह रहे थे कि आप लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक इंतजार करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग इस बियर का आनंद ले। तब तक हम आपके लिए उस चीजों को, जो आइटम आपने बाय किया, उसका देखभाल करके अच्छे से पैकेजिंग करके लाते हैं। जिसके बाद वो दोनों सर्वेंट यहाँ से चले जाते हैं। रोज तो इस ड्रिंक को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि इस दुनिया में भी ऐसे ड्रिंक पाई जाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी कारण से मुझे इस ड्रिंक को देख के काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। लेकिन जैसे वो उसे पीने जाती है उसे एक अजीब तरीके का स्मेल आता है। वो कहती है कि मुझे इसका स्मेल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब वो अपने हाथ के दस्ताने से एक पत्ता निकालती है, वही जड़ी बूटी वाला पत्ता जो उसे उस बुक के थ्रू मिला था। उस पत्ते को वो इस बाइन के अंदर डालती है, तब उसे देखने को मिलता है कि पत्ता तो नीला पड़ जाता है, यानी कि इस बाइन के अंदर जहर है। वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। जब वो कैलिकस की ओर देखती है तब उसे मालूम पड़ता है कि कैलिकस तो इसे पीने जाने वाला था। वो दौड़ते हुए उसे कहती है कि नहीं रुक जाओ, इसे मत पियो, और वो तुरंत ही जाके कैलिकस के गिलास को फेंक देती है। कैलिकस कहता है कि क्या कर रही हो तुम, क्या तुम मरना चाहती हो यहाँ पर। रोज काफी तक घबरा जाती है। वो कहती है कि मैं इसे कैसे समझाऊं कि उसके अंदर जहर था, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दिया। क्या यहाँ पर जो विजन का पौधा था वो क्या यहाँ पर कॉमन है, और क्या अगर मैंने ये बात कैलिकस को बताया डायरी के बारे में तो क्या पता डायरी ने अगर मुझे धोखा दे दिया तो। तभी बाहर की तरफ से आवाज आती है, देखो मुझे इस कमरे से कुछ आवाज आई, चलो जल्दी चलते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। जबकि रोज तो काफी तक घबराई हुई थी क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम ही नहीं था। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा तो यहीं पर काम खत्म होने वाला है। इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी, लेकिन सबसे पहले अपने आप को बचना है यहाँ पर। वो तुरंत कैलिकस के पास जाती है, उसके कानों में कहती है कि वहाँ पर पॉइजन था। कैलिकस से सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आने लगता है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन जैसे वो बुरे लोग दरवाजा ओपन करते हैं तब वो देख पाते हैं कैलिकस और रोज तो आपस में गुचू मुचू कर रहे थे। वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते करे मुझे माफ करना योर हाइनेस, हम लोग तो ज्यादा ही कुछ गड़बड़ समझ गए। अब वहाँ से वो भाग जाते हैं। जबकि जैसे वो लोग दरवाजा बंद करके बाहर जाते हैं ये दोनों तैयार हो जाते हैं और जाके सीधे उस सिल्वर जो हिरन होती है उसका जो गले के अंदर पट्टा होता है वो खोल देते हैं। जबकि बाहर से वो सारे बुरे सर्वेंट लोग आ रहे थे। वो कहते हैं कि अब माय लॉर्ड हम लोग घर के अंदर आ रहे हैं, हमने कुछ आवाज सुनी थी घर के अंदर से। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे वो लोग दरवाजे को ओपन करते हैं कैलिकस अपना तलवार लेके एक एक को वहीं पर पछाड़ने लगता है और बुरी तरीके से उनको मारने लगता है। जबकि लड़ाई के दौरान कैलिकस उससे कहता है कि वहाँ पर जाओ जब तुमने वहाँ पर आवाज सुनी थी। रोज भी वहाँ पर जाती है और कहती है कि मुझे सही तरीके से तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ आवाज सुनी थी, यहाँ पर दरवाजा खोखला है यानी कि दीवार खोखली है, तो क्या अगर मैं इसको लात से मारूंगी तो क्या ये टूट जाएगा। लेकिन मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ, क्या पता मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। अब वो 2-4 लात मारती है, लेकिन 5-6 लात और मारने के बाद वो दरवाजा ओपन हो जाता है। अब वो खोल लेती है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कैलिकस को तुरंत ही बताती है कि मैंने दरवाजे को ओपन कर लिया। जबकि वो सिल्वर जो हिरन होती है उसे कहती है कि चलो मेरे साथ चलो, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन जब रोज वो सिल्वर हिरन की गर्दन को छूती है तब वो सिल्वर हिरन एक एल्फ में बदल जाता है। वो हैरान हो जाती है, कहती है ये तो वास्तव में एक एल्फ है। जब कैलिकस लड़ाई करते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तब रोज उसे चिल्लाते हुए कहती है अरे मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा पहला टाइम है जब मैंने एक एल्फ को देखा, तो क्या मैं इसको अच्छी तरीके से देखूं भी ना। जबकि वो मन के अंदर ही सोच रही थी कि वास्तव में ये दुनिया काल्पनिक दुनिया है,
तब कैलिकस वहां पर आता है, उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर की ओर ले चलता है और कहता है कि टल मटोल और बकबक करना बंद करो, हर टाइम पर बकबकाती रहती है, यहाँ पर रहे तो मारे जाएंगे। जब वो लोग अंदर जाते हैं तब वो एल्फ अपनी जादुई पावर से वहाँ पर एक मैजिक बॉर्डर बनाता है। तब वो एल्फ सबसे कहता है कि देखो, बिना मैजिशियन के बस ये 20 मिनट तक ही चलेगा। तब ये सुनकर रोज के कान खड़े हो जाते। वो कहती है क्या मैजिशियन? इसका मतलब इस दुनिया में एक मैजिशियन है। अगर इस दुनिया में सच में मैजिशियन है तो वो वास्तव में मुझे अपना सच में अपना घर ले जा सकता है। क्या मुझे इसको ये पूछना चाहिए? जबकि उसको ऐसे देखकर एल्फ थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये औरत मुझे ऐसे कैसे दिख रही है। कैलिकस का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि वो लोग चारों तरफ से सराउंडेड हो चुके थे, यानी कि इस जगह से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए था वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कैलिकस को मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी आ जाती है कि वो लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। तब वो एल्फ कहता है कि यहाँ पर बाहर जाने के लिए एक रास्ता है। तब ये सुन के दोनों के कान खड़े हो जाते। बाहर जाने का रास्ता है तो कहाँ है, बताओ हमें। तब वो एल्फ कहता है मुझे नहीं पता। कैलिकस उसकी बात सुनकर चिढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है मैं यहाँ के सारे दरवाजे तोड़ दूँ। तब एल्फ कहता है कि तुम्हारा विचार ज्यादा बुरा नहीं है, तोड़ सकते हो। तब रोज उन दोनों को देखते हुए कहते हैं कि अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। वो एल्फ को कहती है क्या तुम्हें यहाँ पर कहीं जगह पर क्या तुम्हें मानव को डिटेक्ट कर सकते हो? इसका मतलब ये है अगर तुम यहाँ पर किसी मानव को डिटेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर कोई मानव पाया जाता है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर कोई मैजिशियन है ना? एल्फ कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। तब रोज उससे कहती है तो क्या यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पर तुम मायना को डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हो? जबकि वो मन के अंदर सोच रही थी कि अच्छा वाकई मैंने कोरियन मूवी कुछ ज्यादा ही देख लिया जादू वादू का, तब मुझे जाके ये चीज पता चली है। तब थोड़ा सा ढूंढने के बाद वो एल्फ एक तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि उस जगह पर मुझे कुछ माना महसूस हो रहे। तब रोज वहाँ पर जाकर एक बुक सेल को उठाती है। तब उसे देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक दरवाजा ओपन होता है। वो कहती है मुझे मालूम था, मैं तो एक जीनियस हूँ, हुर्रे।